सर एक सवाल जो मुझ समेत हज़ारों लोगों के जहनों में आता है वो सवाल ये है कि जब हम कराची में दाखिल होते हैं तो हमें रेंजर्स की चेक पोस्ट मिलती है, हमें पुलिस की चेक पोस्टें मिलती हैं, कोस्ट गार्ड की चेक पोस्टें मिलती है जहाँ गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, चेक किया शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। मगर उसके बावजूद कराची में बड़ी तादाद में मंशियात आती है। ये किस तरह आ जाती है और हमारे इतने इदारे वहाँ मौजूद हैं शहर के इंट्रांस पे, तो ये किस तरह पॉसिबल है? मंशात तो सिंध में नहीं बनती। जी मंशात तो केपी से आती है, कोटा से आती है, पश्तून बेल्ट से आती सर, है। रास्ते तो यही है ना, और कौन से रास्ते? एक तो रवायती रास्ते हैं जी। और एक गैर रवायती रास्ते भी है। इमदाद भाई, एक सोसाइटी बनी थी कराची से बाहर जिसका नाम भेड़िया टाउन था। उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने गोठों की ज़मीनों पर भी कब्जा किया। तो क्या ये भेड़िया टाउन लीगल ज़मीन के ऊपर बना है? ये सारा पूरा केस है क्या? और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अरबों रुपये जमा कराए, वो किस बेस पे जमा कराए? मैं तो उसको भेड़िया टाउन नहीं, भेड़िया टाउन कहता हूँ। ये भेड़िया टाउन है, भेड़िया टाउन। भेड़िया टाउन, जिसमें मलक रियाज जैसा एक भेड़िया पंजाब से उठ के आया, जिसने हमारे हज़ारों साल पुराने गाँव गोट राव अरवार जैसे दरिंदे और इंसानियत के कातिल के हाथों बर्बाद कर दिए। आपकी जो गुफ्तगू मैंने अभी सुनी है, तो आप जो बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन आ रहा है वो ही सिफारिशों पे आ रहा है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह आती होगी? वही मेरिट है जो वसीम साहब का मेरिट है, वही मेरिट है। सेक्रेटरी इसी तरह आते हैं जिस तरह थानेदार लगता है। इसी वजह से हमारे जो काम जब भी इन इदारों में जाते हैं तो पैसों के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। भाई किसी का नहीं होता, बिल्कुल किसी का नहीं होता। जी, सबकी बात आप करो। सिंध सेक्रेटरीट में कैमरा लेकर खड़े हो जाएं, आप देखें सिंधी कितने रोल रहे होते हैं। सर, सिंध में कौम परस्त सियासत नाकाम क्यों है? क्यों उन्हें इतने वोट नहीं मिल पाते? एक तो अलग ही पसंद कौम परस्त सियासत है, मैं ये जो पाकिस्तान को मानने वाली कौम परस्त जमाते हैं, ये सिंध में वोट क्यों नहीं हासिल कर पाते? अच्छा, वो संजीदा हो ही नहीं है ना कॉम्प्रोमाइज, ये उनकी कमजोरी है। अयाज लतीफ़ पलेजो हो गए, डॉक्टर कादिर मक्ती साहब हो गए, ये तो पाकिस्तान को मानते और सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी पे ये लोग सख्त तनकीद सैयद करते हैं। ज़ैन शाह है। वली बाबर को जो कत्ल आप बता रहे हैं एमक्यूएम ने किया, उनको कत्ल करने की बुनियादी वजह क्या बनी? एमक्यूएम क्यों उनको कत्ल करना आपने चाहिए? उसकी जेआईटी रिपोर्ट पढ़ी है वली बाबर वाली? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी। ज़रूर पढ़िएगा, उसमें कातिलों के नाम भी लिखे हुए हैं, कई तो बहुत मोहतरम बड़े बड़े साहब भी लिखे। अच्छा। आप जेआईटी पढ़िएगा या मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सही। दूसरा ये कि जिस तरह रफ्तार डिजिटल की अब उसमें बताया गया कि उनको अल्ताफ़ हुसैन की बेगम का इंटरव्यू करने से रोकने के लिए मारा गया है। इसी तरह का एक कत्ल हुआ था हमारे कराची में, हुआ था नाज़िम जोकियो साहब का, और उनका एक कत्ल का इल्ज़ाम भी एक मकामी एमएनए और एमपीए पे लगा था। जाम अब्दुल करीम पे लगा था, जाम और अब्दुल उससे करीम पहले लगा और था। जाम अवेस पे गालिबन। जी, वो एमपीए और एमएनए है। अच्छा। आपको पता है कि वो अख्तर बेंगल के भांजे हैं, बिल्कुल, सरदार अख्तर बेंगल के बिल्कुल। भांजे हैं। सरदार अख्तर बेंगल ने पूरा किरदार अदा किया अपने कातिल भांजों को छुड़ाने के लिए। और उसके कौन साथ भांजा है? साथ अवेस? दोनों जाम अवेस? दोनों जाम अब्दुल करीम भी? दोनों भाई है ना। अच्छा। दोनों भाई हैं, दोनों सगे भांजे हैं उसके। कराची में ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगते हैं। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द काफ़ी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, जो बहरिया टाउन का आपने स्टोरी सुनाई। क्या वाकई ये महज इल्ज़ामात हैं या इसमें कोई हकीकत सच्चाई है? आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते रहें, आपके पास क्या इतला है? इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। बिलावल हाउस एक बंगला था, अब 26 बंगले कैसे हो गए बिलावल हाउस के, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं सहारा लूँगा सिर्फ वज़ीर आला मुआयना टीम, जिसको CMIT कहा है। उसमें हमें बताया गया है कि कराची शहर में एक सिस्टम है। सरकारी रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि जो बलूचिस्तान के सीनियर मिनिस्टर है जिनका नाम अली हसन फिरोजी है, जो अभी एहतियातन मीर अली हसन जहरी बन गए। इतनी बेबाक गुफ्तगू करते हैं और मिसालें भी आपके सामने, नसरुल्लाह गडानी आपके सामने, एक और सहाफ़ी का आपने नाम लिया, उमर रुबाब के वालिदैन की निशान इबरत उनको बना दिया, ये भी आपके सामने। डर नहीं लगता? जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, माफियाज के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ, डर फील नहीं होता कि कहीं कुछ? मैं इंसान हूँ, सुपरमैन नहीं हूँ। डर लगता है? क्यों नहीं लगता? ये मेरी उसमें नेचर में शामिल है। मुझे खुशी भी होती है, मुझे बहादुरी की फीलिंग भी आती है, मुझे डर भी लगता है। इंसान के अंदर कुदरत ने रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान असलम और आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे मुल्क की सियासत और सहाफ़त को शदीद मुतासिर किया है। वो करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात हों या फिर सिंध में सहाफ़ियों का कत्ल हो, आज भी ये तल्ख़ हकीकत मौजूद है कि सिंध में सहाफ़ियों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी इमदाद सुमरो साहब। सबसे पहले तो सर, नवाज़िश आपकी कीमती वक्त की, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सीनियर सहाफ़ी नहीं हूँ, सिर्फ सहाफ़ी हूँ। सर, पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं कि आपने सहाफ़त का आगाज़ किस तरह किया? मैं 92 में मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से। उसके बाद मैं थोड़ा अरसा अपने गांव में रहा, 7 में। तो वहाँ से ही मैंने सहाफ़त की। मैं अवामी आवाज़ 7 का रिपोर्टर था, सिटी रिपोर्टर था, 92, 93, 94। फिर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई। 94 में मैं क्लर्क के तौर पे भर्ती हुआ सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब मिली 5 ग्रेड की, बिल्कुल। हालांकि मेरी MSc थी। लेकिन उसमें टारगेट ये था कि उसमें फिर रेवेन्यू में जब बंदा जाता है
तो एक इम्तिहान डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है, RQ कहलाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। तो उसमें थोड़ी भी मेहनत बंदा करता है तो वो पास हो जाता है, फिर वो 16 ग्रेड में मुख्तियार कार के तौर पे चला जाता है। तो ये टारगेट लेकर मैं आया, तो बदकिस्मती से जैसे हमें जॉब मिली, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, तो हमें जॉब से निकाल दिया गया सरप्लस कहकर। फिर पूरा अरसा बेरोज़गारी का रहा, इधर उधर छोटी छोटी मजदूरियाँ की इसी कराची शहर में। 2000 में हमारी जॉब बहाल हो गई, लेकिन मुझे लॉ डिपार्टमेंट में रखा गया। लॉ डिपार्टमेंट से फिर मैं प्रोसिक्यूशन साइड पे आया। 7 साल मैंने वो नौकरी की, 2007 तक कराची सिटी कोर्ट के वेस्ट के कोर्ट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में मैंने रिज़ाइन की। रिज़ाइन करने का मकसद था कि मैं वकील बनूंगा, क्योंकि कोर्ट से वापस की हो गई थी। 7-8 साल सारा दिन उठना बैठना वकला के साथ था। इसी दौरान आपको वकील बनने का शौक पैदा हो गया। मुझे वकील बनने का शौक पैदा हुआ। तो फिर वकील तो नहीं बन सके, इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं LLB में दाखिला ले सकूं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। तो बस रिज़ाइन तो कर दिया था रोज़ी रोटी चलाने के लिए, छोटे मोटे अखबारात से गुजरता हुआ, सिंधी अखबारात से। उम्मत में मुझे कोर्ट रिपोर्टर की जॉब मिली, तो क्योंकि मुझे कोर्ट में रहने का, काम करने का तजुर्बा था, तो मतलब मैं मुनासिब किस्म का, अच्छा नहीं मुनासिब किस्म का दरमियाने दर्जे का कोर्ट रिपोर्टर था 2011 तक। 2011 में पाकिस्तान टुडे नाम का एक अंग्रेज़ी अखबार आया, उसमें कुछ 6-8 महीने काम किए, फिर वो बंद हो गया है तकरीबन, तो हमें सबको फारिग कर दिया गया। फिर जैसे वो सहाफ़त में होता है, कुछ 6-8 महीने की बेरोज़गारी, कसम पुरसी की हालत गुजारी। फिर दी न्यूज़ में मेरा काम हो गया। ये मेरे करियर का सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी। दी न्यूज़ एक इंग्लिश अखबार है। जी, इंग्लिश अखबार। आपकी इंग्लिश अच्छी थी। हाँ, वो ब्यूरोक्रेसी में रहने की वजह से, मतलब ब्यूरोक्रेट तो मैं नहीं था, छोटी जॉब थी मेरी, लेकिन कोर्ट में आपको पता है कि हमारी मुल्क की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिस की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो उसमें हम जो काम करते थे तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि अंग्रेज़ी मेरी ठीक हो गई। बेहतर तो नहीं है, मतलब ठीक हो गई। तो पाकिस्तान टुडे अंग्रेज़ी अखबार आया, तो उसमें मैं कोर्ट रिपोर्टर था। 6-8 महीने वो चला, फिर मैं दी न्यूज़ में आ गया। अब मैं इन्वेस्टिगेटर साइड में छोटा मोटा अपना कंट्रीब्यूशन है वो मैं देता हूँ। कभी कभार जियो वालों को कोई खबर अच्छी लग जाती है तो वो मुझे लाइन पे ले लेते हैं, या जंग अखबार वालों को उनकी पॉलिसी के मुताबिक कोई खबर लगती है तो उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बस ये छोटा मोटा मेरा काम है। बस 2012 से मैं जैसे दी न्यूज़ में हूँ, तो अभी तक दी न्यूज़ में हूँ, और काम करने के अच्छे मौके हैं, बेहतर है, और कोई इंटरनल पॉलिटिक्स भी नहीं है। दूसरे इदारों में जो दोस्त हैं उनके साथ हम दिखते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, बस चल रहा है। सर 20 अप्रैल 2024 को जैकबाबाद में एक सियासी शख्सियत को पुलिस गिरफ्तार करती है, रेड करती है। उनके साथ 3 पुलिस एहलकार भी होते हैं। उस सियासी शख्सियत की गाड़ी से असला बरामद होता है काफ़ी बड़ी तादाद में। कहा जा रहा था कि ये असला कच्चे के डाकुओं को मुंतकिल किया जा रहा था। इस बात में कितनी सच्चाई है, जो आपके पास इसके मुतालिक क्या रिपोर्ट्स है? अच्छा, वो भयो थे, भयो सरदार का बेटा था, और जूनियर अल्ताफ़ भयो उसका नाम था गालिबन। उसी की शायद आप बात करें, जी, जी। जूनियर अल्ताफ़ भयो, क्योंकि उनके जो चाचा थे गालिबन, वो कबायली दुश्मनी में कत्ल हो गए थे। तो वहाँ हम कराची में बैठ कर तसव्वुर नहीं कर सकते कि शिकारपुर जैकबाबाद में रहने वाले लोग कैसे हैं। अगर आपका कमज़ोर बिरादरी के साथ ताल्लुक़ है तो फिर तो आप पिस जाते हैं। आपके पास अपनी जायदाद बेच के कराची, हैदराबाद भागने के अलावा, सखर भागने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। और अगर आपने वहाँ पर सर्वाइव करना है तो वहाँ की ज़बान अख्तियार करनी पड़ेगी। ये खबर मैंने ही रिपोर्ट की थी भयो सरदार के खिलाफ दी न्यूज़ में। जो मेरे असला ये मिला था। जी, तो मेरी खबर का नोटिस था या दूसरी मीडिया का था, उनसे वो वजारत भी उनके वालिद से छीनी गई थी, और वो गिरफ्तार भी नहीं हुए थे, ज़मानतें भी हो गई थी। बाद में जब उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया तो उनका कहना यह था कि ये इतना बड़ी तादाद में असला नहीं था, ये वहाँ के हिसाब से नॉर्मल तादाद है। और हम भयो हैं, भयो जो बिरादरी है उनका क्लेम है कि वो मेमन की ब्रांच है या मेमन की सब कास्ट है। तो भयो साहिबान को वहाँ रहने के लिए, जिस तरह के वहाँ पर कबायली माशरा है, हर कबीले के पास इतने ही जदीद असला, इतने ही डाकू, इतना ही है, वहाँ उनका सर्वाइवल नहीं है। मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये नॉर्मल असला था और हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए लिया हुआ था, और उनका डाकुओं के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वैसे आम तौर पर मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ 7 से है, जामशुरो से है, मैं पॉलिटिकल वर्कर भी रहा हूँ, पूरा सिंध हम घूमते हैं। तो भयो जो सरदार हैं या भयो बिरादरी के जो बंदे हैं, वो डाकुओं में, मतलब डकैतों के साथ इन्वॉल्वमेंट और उनका शुमार उसमें नहीं होता। मतलब वो डाकुओं के खिलाफ है, मतलब भयो कोई डाकू नहीं मिलेगा आपको। तो उनके सरदार है, उनकी बिरोही कम्युनिटी के साथ दुश्मनी है, और तकरीबन हर कम्युनिटी के एक दूसरे के साथ दुश्मनी है। तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए है। इस तरह का हाल ही में एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले वाक़या हुआ था कि बुलेदी सरदार जो था, बलूचिस्तान से जब सिंध आ रहा था तो रेंजर्स ने पकड़ा। तो उसके साथ जितने बंदे थे सबके पास गैर कानूनी और बड़ा हैवी असला था। तो वो बंदे तो पकड़ के पुलिस के हवाले किए गए। सरदार गालिबन रेहान बुलेदी इस तरह का कोई नाम था, उसको छोड़ दिया गया। और वैसे भी आप कराची में हैं, पहले तो कराची में भी लाकानूनियत का राज था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम था। बिल्कुल। अब कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे सिंध में इस तरह का है। पीपल्स पार्टी की मेहरबानी से पूरा सिंध इस वक्त 127 आज़ाद रियासतों में है, तहसील लेवल पे। हर तहसील का एक अलग बादशाह है, बल्कि शहनशाह है, जहाँ पर उसका सिक्का चलता है। पुलिस उसकी आंख के इशारे पे वहाँ पर लगती है। SSP, DSP, तालका मुख्तियार कार, तालका का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सबको पता है
कि मिसाल के तौर पे अगर हैदराबाद में जो एसएसपी बैठा हुआ है वो कौन से हाउस का है, वहाँ का डीसी कौन से हाउस का है। हैदराबाद के 2 हाउस हैं, एक शोरो हाउस, जहाँ खान शोरो जो मिनिस्टर है, तो एसएसपी शोरो साहबान की मर्ज़ी से है, तो जो डिप्टी कमिश्नर है वो शर्जील मेमन साहब के आशीर्वाद से लगता है। बिल्कुल इसी तरह खैरापुर में है, बिल्कुल इसी तरह घोटकी में है, बिल्कुल इसी तरह जैकबाबाद में है, बिल्कुल इसी तरह जामशोरो में है, दादू में है। वहाँ के वडेरे की क्लियरेंस के सिवा डीसी, एसएसपी, महकमा इरिगेशन का इंजीनियर, वर्क सर्विसेज का इंजीनियर, महकमा सेहत का डीएचओ, उनकी मर्ज़ी के सिवा लगता ही नहीं है। मिनिस्टर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता जब वो लोकल एमएनए, एमपीए वहाँ के वडेरे से ना पूछे। तो हम जो पीपल्स पार्टी पे सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं, वो तनकीद हम सब सिंधियों पे तनकीद होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी की सियासत की वजह से हम सिंधियों के लिए पूरे पाकिस्तान में, सिंध के अर्बन एरियाज़ में, कराची में, हैदराबाद में ये तासुर पैदा हुआ है कि सिंधी का मतलब यह है कि करप्ट, आराम पसंद, अयाश और नाहिल। ये पीपल्स पार्टी की सियासत की बरकत की वजह से, क्योंकि जितनी भी मुलाजमतें मिली हैं वो सारे नाहिल लोगों को मिली हैं। जितने भी पीपल्स पार्टी ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से डीएसपी कराया वो सिर्फ नाम के सिंधी हैं। वो सिर्फ उनके नाम में किसी के साथ सुमरो, किसी के साथ मेहमान, जखरानी, जमाली ये लगा हुआ है। वो किसी भी तरह से सिंधी नहीं है, ना ही उनके वो। पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो उस ओहदे के ऊपर जा सके। आप ये मैं कह रहे चैलेंज से कह सकता हूँ कि जो गुज़श्ता बैच में जो डीएसपी हुए हैं, 20% को छोड़ के 80% को 4 लाइनें सिंधी, उर्दू या अंग्रेजी में लिखना नहीं आती। ये ओपन चैलेंज है आपके प्लेटफॉर्म तो ये से। किस बुनियाद पर भर्ती हो गए? सियासी बुनियादों पे, रिश्वत के एवज। इस वक्त भी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है वो रिश्वत का अखाड़ा है। कराची के दोस्त, कराची के हमारे भाई, उर्दू बोलने वाले सिंधी हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन से आप आते हैं, वहाँ पर सारा सेटअप आपका है। इस वक्त चेयरमैन तो कराची का है, उर्दू स्पीकिंग है, मोहम्मद वसीम साहब, और 10 इसके पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, 5 सिंधी हैं, 5 उर्दू बोलने वाले हैं। तो अब क्या हो रहा है? इस दफ़ा जो करप्शन हुई है उसमें कोई उर्दू बोलने वाले और सिंधी का कोई तफरीक ही नहीं है। दोनों ने मिलकर लूटा है। खरबों रुपए की करप्शन हुई है। खरबों रुपए की जायदाद है पब्लिक सर्विस कमीशन के पैसों से बनाई है। सिंधी और उर्दू बोलने वाले मिल के बनाई है। इसमें कोई तफरीक नहीं है। और ये जो अपर क्लास है उसका कोई भी रंग, नस्ल, जबान नहीं होती। वो आपस में मिले हुए हैं, लूट मार सब मिल के करते हैं। तो ये जिस तरह सिंध शेक्सपियर ने कहा है कि नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द एवरी स्काउंड्रल्स। हर बदमाश जो है, हर करप्ट, हर चोर, हर कमीना जो है, वो जो आड़ लेता है वो कौम परस्ती का आड़ लेता है। मिसाल के तौर पे जायज़ तरीके से मुझे कोई नौकरी ना मिले तो मैं कहूँगा मुझे सिंधी होने की वजह से नहीं मिली। इस तरह किसी उर्दू बोलने वाला भी इस तरह कह सकता है। बिल्कुल। तो ये जो नस्ल परस्ती की सियासत है, नस्ल परस्ती की बातें हैं, ये हमारा जो आइंदा नस्ल है, आपकी जो औलाद है, मेरी जो औलाद है, हमारी जो आइंदा नस्ल है, उसके लिए ज़हर कातिल है। तो सिंध में रहने वाले उर्दू बोलने वाले सिंधी भाइयों को, सिंधी बोलने वाले सिंधी भाइयों का देखें, जिनको आप सिंधी कहते हैं उसमें आधे से ज़्यादा बलोच ओरिजन के सिंधी है। जैसे जखानी हो गया, जमाली हो गया, चांडियो हो गया, मक्सी मक्सी हो हो गया, गया, बिल्कुल। लेकिन वो सब सिंधी हैं। आपके आबा व अजदाद आज से 72 साल पहले पाकिस्तान में आए थे या सिंध में आए थे। मेरे आबा व अजदाद सूमरो तो तारीखी तौर पे राजपूत हैं। अच्छा। वो भी माइग्रेट करके, वो हो सकता है कि 200 साल पहले आए हों, 250 साल पहले आए हों। तो हम तो यहाँ के हो गए, रच बस गए। हमसे कोई भी ये टाइटल नहीं छीन सकता कि आप सिंधी नहीं हैं, आप राजपूत हैं और आप वापस इंडिया जाए। कोई कह भी नहीं सकता। आगा सिराज दुरानी की फैमिली का मिसाल आपके सामने है। वो सारे सिंधी पठान हैं। सिंध में जितने भी पठान रहते हैं वो सिंधी पठान हैं। अब तो एक मुसबत तब्दीली ये आई है कि सिंध में रहने वाले आपको जो पंजाबी सेटलर हैं वो सिंधी में कन्वर्ट हो गए हैं। उनके घरों में सिंधी बोली जाती है, उनके बच्चे सिंधी मीडियम स्कूल में जो है पढ़ते हैं। मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरा बड़ा बड़ा बेटा पंजाबी सेटलर है, लेकिन अब वो सिंधी है। मेरा बड़ा बेटा है, साहबजादा है मेरा। मेरे दूसरे साहबजादे उर्दू स्पीकिंग शेख है, कराची के रहने वाले हैं। तो बात यह है कि हमें इस रंग, नस्ल, ज़बान के तअस्सुब से निकलना होगा। मेरा और आपका जो डिमांड होगी वो ये होगी कि जितनी भी मुलाजमतें हैं, जितनी भी तरक्की के मौके हैं, वो मेरिट में दिए मेरिट पे जाएँ। दीजिए। कोई कोटा सिस्टम या ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। कोटा सिस्टम पाकिस्तान में सबसे पहले लियाकत अली खान साहब ने राइज किया था। ये आपके लिए नई खबर होगी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो मुत्तहदा हिंदुस्तान में लियाकत अली खान साहब का ये मुतालबा था कि मुसलमानों को लिए कोटा अलग रखा जाए। 2% गालबन 5% था। तो भाई बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो कोटा सिस्टम रखा गया वो उर्दू और सिंधी आबादी की बुनियाद पर कतई तौर पर नहीं रखा गया। इसको गलत इंटरप्रेट किया जाता है। मैं गुज़श्ता 35 साल से कराची में रहता हूँ, मेरा वोट कराची में है, तो मेरे बच्चे का जो डोमिसाइल बनेगा वो कराची का बनेगा, वो उस 40% में आएगा। और मेरा जो भाई 7 में रहता है तो उसका डोमिसाइल वहाँ का बनेगा, तो वो 60% में आएगा। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त जो कराची और हैदराबाद से बाहर जो सिंध के इलाके थे वहाँ पर तालीमी सहूलियत नहीं थी। उनको बराबरी देने के लिए 60-40 का रखा गया था। उसमें यह थोड़ी था कि 40% उर्दू स्पीकिंग। अब तो बड़ी तादाद में सिंधी जो है वो कराची के डोमिसाइल पे CSS में और PCS में आ रहे हैं। बड़ी तादाद में हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई जो हैं वो 60% के कोटे से, दादू से, सखर से आ रहे हैं। लेकिन मैं इसको भी गलत समझता सर हूँ। कोटा सिस्टम मैं जस्टिफाई नहीं है ना? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हमें एज ए सिंधी में मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सिंधियों को कोटा सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसको है? वो 1% तबका है
जो पीपल्स पार्टी की सियासत की वजह से जो 400 ख़ानदान है जो फुटपाथे थे अब खरबपति बन गए, जिनका डोमिसाइल दादू का है, जैकबाबाद का है, लाड़काने का है या सांगड़ का है, उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ इधर कराची में पढ़ते हैं। वो सिर्फ वहाँ के रहने की वजह से उनके बच्चे सिंधी भी बोल नहीं सकते। हमारे तो बड़े में बड़ी जो सियासी पार्टी है उसका जो कायद है बिलावल भुट्टो, उसको नकली सिंधी नहीं भुट्टो, आती। उनको सिंधी नहीं आती, वो घर में इंग्लिश और उर्दू बोलते हैं। अच्छा। तो बात यह है कि सिंध का जो 99% जो सिंधी है उसको कोटा सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि सूबे लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सिंध में कोटा सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पे एबॉलिश किया जाए। पूरे पाकिस्तान में ओपन मेरिट होनी चाहिए। ओके। जो भी बंदा है, भले वो उर्दू बोलने वाला हो, भले वो पंजाबी बोलने वाला हो, सिंध के इलाके में जो भी कानूनी शहरी है वो सारा सिंधी है, सिंध का कानूनी शहरी है। उसके लिए सबके लिए बराबर मौके होने चाहिए। मेरे लिए लालू खेत में रहने वाला बच्चा और मेरा ज़ाती बेटा एक तरह है। वो भी मेरा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है। बिल्कुल। और जो सेवन में रहता है वो भी मेरा बेटा है, जो लाड़काने में रहता है वो भी मेरा बेटा है, जो हैदराबाद के परेटाबाद में रहता है वो भी मेरा बच्चा है, मेरे औलाद की तरह है। तो हम में ये कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। सिंध में बदकिस्मती से दो तबकात हैं। एक तबका वो है कि जो आफ्टर 72 ईयर्स चौथी नस्ल के बाद भी वो अपने आप को महाजिर कहलाता है। महाजिर लफ्ज़ आया कहाँ से? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारक से आया। हम्म, उस निस्बत से हमारे जो यूपीसीपी से हमारे भाई आए हैं, हम्म, हालत तो यह है कि जो हमारे राजस्थान से भाई आए हैं ना, कायम खानी खानजादे, शामिल। वो किसी भी सूरत में महाजिर है ही नहीं। क्योंकि ये जो राजस्थान का इलाका है, कच्छ भुज ये जितने भी है या काठियावाड़ी मेमन जितने भी है, ये तारीखी तौर पर सिंध का हिस्सा था। अब जो यूपीसीपी और दिल्ली से उर्दू बोलने वाले भाई हमारे यहाँ आए, तो 72 साल में उनकी चौथी नस्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो मक्की थे, जब मदीने में गए तो वो मदनी हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई अफजल हूँ और मैं मदीने में रहता हूँ लेकिन मैं हूँ मक्की। जब वो मक्के में थे तो मक्की थे, जब मदीने में गए तो मदनी हो गए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पठान केपी से निकलता है यहाँ आता है तो आपको सिंधी मैसूद भी मिलेंगे, सिंधी दुरानी भी मिलेंगे। तो क्यों जो है यूपीसीपी का कुरैशी सिंधी नहीं हो सर मैं सकता? अभी इससे आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। उनकी दलील ये होती है कि अगर हम भी यहाँ के सिंधी हैं, मकामी सिंधी हैं, तो वही राइट्स हमें क्यों नहीं दिए जा रहे जो एक आम सिंधी को दिए जा रहे हैं। वो इस वजह से कहते हैं कि उन्हें सिंध पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में हर जगह सिंधी नजर आते हैं। महाजरों के लिए दरवाजे बंद हैं, इम्तहानात होते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा उनके रिजल्ट चेंज कर दिए गए। उनकी असल में शिकवे शिकायतें यही हैं, नौकरियों के दरवाजे उनके ऊपर बंद हैं। नहीं, एक एक बात करके पूछें। पहले आपने क्या कहा? ट्रैफिक पुलिस? ट्रैफिक पुलिस, सिंध पुलिस में अक्सरियत इंटीरियर सिंध के लोगों एक की है। मिनट, पहले बात तो मुझे इंटीरियर लफ्ज़ पे हमारा शदीद एतराज़ है। सिंध सिंध है, कोई इंटीरियर कोई एक्सटीरियर सिंध नहीं है। तो कराची का बैरून सिंध है, नहीं। एक्सटीरियर सिंध है। अच्छा, कराची पुलिस में आप ट्रैफिक में अभी मेरे साथ चले, यहाँ से सदर जाते हैं, उसके बाद लालू खेत जाएंगे, फिर नाजमाबाद जाएंगे। सिंधी से ज़्यादा आपको पठान मिलेंगे, पख्तून मिलेंगे। जब हमने ये सवाल और जब हमने ये एतराज़ उठाया था तो उन्होंने कहा था कि पख्तूनों के पास जायज़ डोमिसाइल है। आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कितने अफगानियों के जाली डोमिसाइल हैं? आपको पता है कि यहाँ पर कितने टाउन नाज़िम, टाउन चेयरमैन और एक तो एमपीए भी है माशाल्लाह, वो भी अफगानी है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है। ये तो पीपल्स पार्टी में हज़ारों अफगान है के सर। तादाद में, हज़ारों के तादाद में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में अफगानी का डोमिसाइल है। ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये सीएम सिंध की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, सीएमआईटी जिसको कहा जाता है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि ज़िला गरबी में और ज़िला क्यामाड़ी में हज़ारों के तादाद में अफगानी का डोमिसाइल बनाए गए और बाद में रिकॉर्ड जला दिया गया। उन अफगानियों ने उसी डोमिसाइलों के बुनियाद पे आपके सीएनआईसी बनाए। उन्होंने डोमिसाइलों की बुनियाद पे वो बड़े तादाद में वो आपके पुलिस फोर्स और दूसरी जगह पे हैं। आपको कराची पुलिस पे 10% से भी कम आपको सिंधी नजर आएंगे। लोअर रैंक पे मैं बात कर रहा हूँ, सिपाहियों में आपको मोर देन 50% आपको पठान और हजारेवाल नजर आएगा। ये चौधरी असलम कौन है? ये जो रावलवार। राव अनवार कौन है? राव अनवार तो कराची का है, बिल्कुल। उर्दू स्पीकिंग है। चौधरी असलम कौन है? हजारेवाल है। ये जितने भी इंसानियत दुश्मन, जितने भी लोगों को कत्ल करने वाले टारगेट किलर पुलिस अफसरान हैं, सारे के सारे हजारेवाल और पंजाबी हैं। और मैं एक सिंधी आप बताएं जो टारगेट किलर पुलिस वाला हो, जो शूटर हो, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो, कोई एक सिंधी का आप नाम बताएं। वो तो आप ही अपने उर्दू बोलने वाले थे ना, काजमी शाजमी जितने भी थे, निशान का हाजी नदीम वगैरह 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 जितने भी हैं। हम्म, एक सिंधी बताएं ना कि भाई वो एसोचो था और फलाना सिंधी था, कोई सुमरो था, शेख था, मेमन था, जो कराची में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। सर ये आपके ज़मीन पैरों के नीचे निकाली जा चुकी है। हम तो सिंधी उर्दू बोलने वाले केस पे लड़ रहे हैं। आपने कभी देखा है अफगानियों की प्रॉपर्टी कितनी है? कराची के मज़ाफ़ात पे, आपके आने वाले रास्ते पे, आपके जाने वाले रास्तों पे अफगानियों का कब्जा है। गैर कानूनी अफगानी है, नुमाइशी तौर पे थोड़े निकाले गए हैं, अभी तक बड़े पैमाने पे वो अफगानी है। मेरे पास होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, मैं आपको दूंगा, जिसमें कहा गया है कि अफगानी कराची से निकले हैं और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बस गए हैं। आप जाएँ सिंध के किसी भी शहर पे, वहाँ पर पठान और पठान तो खैर जहाँ के लोकल हैं वो तो आ सकते हैं, वहाँ पर अफगानियों का कंट्रोल है। और अफगानियों की हिमायत कौन करता है? आपकी पीटीआई करती है। पठानों की जो पठानों की कॉम्प्रेस जमायतें करती हैं, पठानों की मजहबी जमायतें करती हैं। बदकिस्मती के साथ सारे एक नुक्ते पे है कि वो हमारे पश्तो स्पीकिंग है। वो तो अफगानियों को गैर समझते ही नहीं है, वो तो उनको कहते हैं। अब देखिए पूरे पाकिस्तान से इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने मुहिम चलाई है, अफगानी को बाहर निकालो, सारे के पीके में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो भाई बात यह है
कि हम बिल्कुल ये समझते हैं कि अफ़गानी इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के दुश्मन हैं। उनके खिलाफ हमें मिलकर लाहेअमल बनाना पड़ेगा। पंजाबी हमारे भाई हैं, लेकिन वो खुश रहें अपने खर्च पर, अपने सूबे में रहें। आप मुझे बताएं कितने कारखाने, फैक्ट्रीज जो आप कह रहे हैं कि सिंधियों ने हड़प किया हुआ है सब कुछ, कितने कारखाने सिंधियों के हैं? एक भी कारखाना आपको नहीं मिलेगा। वो हमारे 90% उर्दू बोलने वाले का है, बाकी पंजाबी सेठों के हैं। अभी सर मैं यहाँ पे और दूसरा बात आपने की, कौन सी मुलाजमतों की आपने बात की जिसमें उर्दू बोलने वालों को नज़रअंदाज किया गया, सिंधियों को आगे रखा गया? कौन से एग्जाम की, मैं समझना चाहता हूँ। ये सर जो अभी मेडिकल के रिजल्ट था। पब्लिक सर्विस कमीशन, जी सर। पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है वो आपका कराची का उर्दू बोलने वाला है, मोहम्मद वसीम नाम है। ग्रेड 22 में रिटायर हुआ था पीएनडी के चेयरमैन के तौर पे। 10 मेंबरान में से 5 मेंबरान उर्दू बोलने वाले हैं। ये जो मेडिकल की बात कर रहे हैं, उस कमेटी का इंचार्ज अब्दुल मालिक गौरी हैदराबाद का उर्दू स्पीकिंग है। ये बदकिरदारी में सिंधी और उर्दू बोलने वाले कोई नहीं होते, पैसे कमाने में सारे इकट्ठे होते हैं। आप पकड़े वसीम का गिरेबान कि तुम उर्दू बोलने वाले हो, उर्दू बोलने वालों का हक गजब करके पैसों पे क्यों सीटें बेच रहा है। आप पकड़े मालिक गौरी का गिरेबान कि तुमने क्यों ये बदकिरदारी की है। जितने भी लोग हैं सारे पैसों पे या पॉलिटिकल सिफारिश पे, सबको पता है कि कौन से हाउस का है वहां पर कोटा है, बिलावल हाउस का कोटा है, सीएम हाउस का कोटा है। सीएम को पकड़े, क्यों वो इस तरह हो रहा है। आप अपने जो उर्दू बोलने वाले उनको पकड़े। हम सिंधियों को नहीं बख्शते। आप अल्ताफ हुसैन की दहशतगर्दी पे पर्दा डालते हैं, हम आसिफ जरदारी की करप्शन और बदकिरदारी पे खुल के बोलते हैं। एक भी जब अल्ताफ हुसैन की और एमक्यूएम की दहशतगर्दी उरूज पे थी, मुझे एक उर्दू बोलने वाला साफ ही बताएं जो उसकी दहशतगर्दी पे बोलता हो। कई हमारे उर्दू बोलने वाले भाई नैरेटिव बना रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन जरूरी है, जैसे लाखों उर्दू बोलने वाले कत्ल कर दिए, लाखों माओं की गोदे उजाड़ दी। देखें सिंध की जितनी सिविल सोसाइटी पढ़ा लिखा तबका है, वो आसिफ जरदारी की पॉलिटिक्स, वो मुराद शाह की सियासत पे नफरत करता है, बरमला इजहार करता है। ये जो आप समझ रहे हैं कि ये कोई सिंधियों के वोटों से आए हैं, पीपल्स पार्टी बाकायदे जीत के आई है। पीपल्स पार्टी ऐसे जीत के आई है जैसे कराची से अभी एमक्यूएम को 15-16 सीटें दी गई है। जिस जगह पे आप बैठे हुए, ये कराची का साउथ है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे थी, पहले नंबर पे पीटीआई थी। चौथे नंबर वाला सो गया था, सुबह उसको पता चला कि वो एमएनए बन गया है, बेग साहब। बिल्कुल इसी तरह कराची से एमक्यूएम एक भी सीट नहीं जीती थी, सारी सीटें उसको दी गई थी। तो बिल्कुल इसी तरह पीपल्स पार्टी को जितवाया गया है। पीपल्स पार्टी अस्करी कंधों पे बैठ के आती है, उन्हीं अस्करी कंधों पे बैठ के आती है जिस पर एमक्यूएम बैठ के आई है। तो ये जो नफरत की सियासत है, सिंधी खा गए, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, टोटली गलत है, रबिश है। इसके बेनिफिशरी एमक्यूएम और नस्ल परस्त सियासत करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ इसके बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी के करप्ट सियासतदान हैं। उन्होंने भी अपनी माफिया बनाई है, डकैतों का ग्रुप बनाया है, कातलों का ग्रुप बनाया है। इस तरफ भी कातलों और डकैतों और करप्ट लोगों का ग्रुप है। कतई तौर पर आसिफ जरदारी, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह, मुराद अली शाह को सिंधियों का नुमाइंदा नहीं समझा जाए। हम सिंधी इससे ला ताल्लुक हैं, ये हमारे वोटों से नहीं आए। ये पुलिस और डिप्टी कमिश्नर और एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करें कि पीपल्स पार्टी की वजह से सिंधियों का, सिंधी बोलने वाले का 1% से भी कम तबका बेनिफिशरी है। 99% तबका वो बिल्कुल उसकी हालत ख़राब है। हमारे मुंह का निवाला छीना गया है। आप तो कराची में जब अपने फ्लैट का एक नलका खोलते हैं तो एक से गर्म पानी और एक से सर्द पानी आता है। आप चले, मैं सिंध को आपको दिखाऊं कि हमारी माएँ बहनें मटके सर पे रख के 10-10 किलोमीटर जाती है पानी भरने के लिए। दुनिया में कहीं पे भी ऐसे नहीं होता कि लंदन का शहरी कहे कि फलां काउंटी वाले को ज़्यादा हकूक है और मैं शहर में रहता हूँ, मेरा हक गज़ब किया गया। जहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है कि जो कराची शहर में डिफेंस क्लिफ्टन, नाज़िमाबाद जैसे तरक्की याफ्ता इलाके में रहता है, वो कहता है कि मेरा हक गज़ब हो गया। और वो जो सेवन के झंगारा, बाजारा, टल्टी, भान सईदाबाद में रहता है, जिसके पास पीने का पानी नहीं है, जिसके पास गंदी नाली के गंदी पानी के निकास का सिस्टम नहीं है, जिसके पास पौनिस्तान की गोरी नहीं है, टेबलेट नहीं है, वो उसको ज़्यादा हकूक है। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं, सरकारी नौकरी सिंधी इसलिए करते हैं कि उनके पास वसाइल ही नहीं है। आपका जो लालू खेत में जिसके पास 5 बीडी की कैबिन है, वो इतना ज़्यादा कमाता है कि मैं 100 एकड़ का ज़मींदार भी नहीं कमाता हूँ। वो 20 ग्रेड के ऑफिसर से ज़्यादा पैसे कमाता है। आपका जो टायर पंचर का काम करता है, वो 17 ग्रेड की नौकरी पर थूकता भी नहीं है। वो जो वैक्यूम आपने नौकरियाँ गलत समझ के, टाइम का जान समझ के, रुश्वत की वजह से आपने छोड़ दी, वो सिंधी कर रहे हैं। आप इसमें कभी क्यों नहीं आए हैं कि आपके जो बड़े बड़े प्लाजा हैं, बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर है, उसमें अरबों और खरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ के गैर मकामी लोगों की है, अफगानियों की है। तो भाई हमें लड़ाया जा रहा है दोनों तरफ की सियासी क़यादत को, दोनों तरफ के दानिश्वरों को, दोनों तरफ के जो सुलझे हुए लोग हैं जिनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जब मेरे मफाद पे ज़रब पड़ती है तो मैं सिंधी सिंधी का शोर करता हूँ। जब दूसरी तरफ उसके मफाद पे, ज़ाती मफाद पे जब ज़रब पड़ती है, कौमी मफाद पे नहीं, कौमी मफाद पे नहीं, तो वो महाजर महाजर का शोर करता है। चौथी नस्ल के बाद आप यहाँ के इतने ही बराबर के सिंधी हैं जितना मैं हूँ। क्योंकि फ़र्क सिर्फ यह है कि आपके आबा व अजदाद 72 साल पहले आए, मेरे आबा व अजदाद 300 साल पहले आए। आप देखिए पठान आता है 10 साल के बाद, वो कहता है मैं लाला मैं सिंधी पठान हूँ, और वो सिंधी हो जाता है, कारोबार करता है, पूरे सिंध में जाता है। या मुझे बताएं, एमक्यूएम के बनने से पहले दादू का जो म्यूनसिपल का चेयरमैन कौन था? हबीब शेख था, एक उर्दू बोलने वाला। लाड़काना म्यूनसिपल का जो चेयरमैन था वो भी उर्दू स्पीकिंग था। सांगड़ का जो चेयरमैन था वो उर्दू स्पीकिंग था। नफरत की सियासत, लिसानियत की सियासत, अच्छा वो पीपल्स पार्टी के थे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी के थे।
कराची का मेयर उर्दू बोलने वाला है, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की नहीं, आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी का है, जिसको हम गलत समझते हैं, जरदारी लीग कहते हैं, लेकिन उससे भी उर्दू बोलने वाले। इसमें एक बात यह है कि जितने भी उर्दू बोलने वाले आते हैं पीपल्स पार्टी में या किसी अच्छी जमायत में, वो अपने लोगों को नहीं लेकर आते। वो कहते हैं कि हम मुहाजिर कोटा है या उर्दू बोलने वालों का कोटा है, उसको हम ही इंजॉय करें, दूसरे लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। ये भी हकीकत है, कभी इस पे आप गौर कीजिएगा, इस पे प्रोग्राम कीजिएगा। सर आपने भी यहाँ दो बातें की, एक तो पानी की बात की, तो पानी तो सर यहाँ भी नहीं आ रहा कराची में, लांडी कुरंगी मलीर फेडरल बी एरिया, यहाँ भी मैंने देखा कि टैंकरों से पानी आता है। ऐसा सीन नहीं है कि एक नल में ठंडा पानी आ रहा है, ऐसा ये तो सर हकीकत नहीं है, यहाँ भी पानी का बहुत इशू है। दूसरी बात आपने की अफगानियों की, तो सर अफगानियों को डोमिसाइल देने वाले, शनाख्ती कार्ड देने वाले जो अफसरान हैं वो सिंधी हैं, और जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है सर। अफगानियों को डोमिसाइल देने वाले में सिंधी उर्दू दोनों बराबर हैं। अच्छा। मेरे पास पूरी कैलकुलेशन है कि उस वक्त का डीसी कौन था, उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर कौन था, उस वक्त का मुख्तियार कार कौन था। आप मेरे साथ बैठे, मैं पेपर लेके बताऊंगा। बदकिरदारी सिंधी करे वो भी बदकिरदार है, बदकिरदारी उर्दू बोलने वाला करे, पंजाबी करे, उसको बदकिरदार कहा जाएगा। सिंधी ने पैसे लेकर अफगानी का डोमिसाइल बनाया है, उसने अपनी धरती माँ के साथ गद्दारी की है। अगर उर्दू बोलने वाले ने किया है तो उसने अपने वतन के साथ गद्दारी की है। वो वतन उसका कराची है, वो वतन उसका सिंध है, वो वतन उसका पाकिस्तान है। तो हम अगर इसी तरह गैरों को टके टके के मफाद के लिए अगर हम अपनी शहरियत, सिटीजनशिप, डोमिसाइल बना के देंगे तो हम अपने मुस्तकबिल में बारूद भर रहे हैं, हम अपनी आइंदा नस्ल का गला अपने हाथों से काट रहे हैं। और हमारे साथ वो अशर होगा जो आज इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। इसी तरह का हमारे साथ हालात होगी। आप कराची शहर से बाहर निकलने के लिए अफगान बस्ती से आपको गुजरना पड़ता है, सोराबगोट से। वहाँ पर आप जाएँ और अगर आपको पेंट शर्ट पहनी हुई है, मुझे शलवार कमीज़ पहनी है, तो हम वहाँ पर बात भी नहीं कर सकते। मैं सिंधी में नहीं कर सकता। आप ये तो अभी रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ने डंडा उठाया है, तो कुछ बेहतरी है, वरना तो वो इलाका हमारे लिए नो गो एरिया था। इतना जदीद असला था जितना नेटो वालों के पास था। आपकी मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो कुछ इस तरफ लोग हैं, कुछ इस तरफ लोग हैं, जो 1% है, दोनों कौमियतों का 1% है जो बेनिफिशरीज है। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो यहाँ से महाजिर सूबे की डिमांड उठती है और वहाँ से मरसू मरसू सिंधा डेसू ये बातें होती है, मगर इनको किसी को भी, एक आम महाजिर से एक आम सिंधी से, इन दोनों को कोई सरोकार नहीं है। ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ और इस पर हमारा बात बहुत तवील हो गई है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस तरफ भी करोड़ों लोग हैं, उस तरफ भी करोड़ों करोड़ों लोग हैं, तो हम लोग मिलजुल कर किस तरह रह सकते हैं अच्छे तरीके से, और हमें इस तरह फील भी ना हो कि हम एक दूसरे के हकूक़ खा रहे हैं। हमारी शादियाँ हैं एक दूसरे से, और हम एक दूसरे के सिवा रह ही नहीं सकते। सवाए इताअत एक है कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। हमारे आइंदा नस्ल की भलाई का दारोमदारी इसी पे है कि हम एक दूसरे के साथ एका रखें, एक दूसरे के जो जायज़ हकूक़ हैं उनको तस्लीम करें। और मैं एक सिंधी होने के नाते कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने, ये जो एक ही तबका है, उसने सिंधियों के भी हकूक़ गज़ब किए हैं, उसने कराची में रहने वाले उर्दू बोलने वाले सिंधियों के भी हकूक़ गज़ब किए हैं। ऐसे नहीं कि उन्होंने सिंध बाग बहार कर दिए। आप कराची से बाहर निकलेंगे, सिंध का कोई एक शहर, एक टाउन, एक तालका, एक डिपार्टमेंट, कोई भी मॉडल नहीं है। मैं 7 से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुराद शाह का शहर है, सीएम का, गुज़श्ता 10-12 साल से वो सीएम है। आप वहाँ पर उसकी गलियों में जाएंगे, आप सांस नहीं ले सकेंगे। वो सिंध का गंदा तरीन शहर है, सिंध का आलूदा तरीन शहर है, सिंध का सबसे बड़ा मंशात का मरकज़ है। वहाँ पर मगरिब के बाद मुझे बाहर निकलते हुए खौफ महसूस होता है। और ये हालत नवाब शाह की भी है, ये हालत खैरपुर की भी है, ये हालत जैकबाबाद की है, ये हालत लाड़काना की भी है। तो ऐसे नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीलियाँ लेंगे, बल्कि पीपल्स पार्टी ने पूरी सिंध का सोशल फैब्रिक तबाह किया है। मैं अपने बेटे को नहीं कह सकता हूँ कि तुम पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान की तैयारी करो, मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करो। वो कहेगा कि बाबा आप जाओ फलां वगैरह के पाँव पड़ जाओ और मुझे 17-18 ग्रेड की नौकरी दिलाओ। वो कहेगा कि हराम का कमाओ, 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये जमा कराओ, करप्ट अफसरान को दो, उसमें आधे आधे हैं, बल्कि 6 उर्दू बोलने वाले 5 नहीं है, उनको पैसे दो और मेरे लिए सीट खरीद के दो। बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे पड़ोसी ने अपने पैसे देकर अपने बेटे को एसी और डीएसपी बनाया है। उनकी नज़र में मतलब कौमियत की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी नज़र में सिर्फ माल की वैल्यू है। बिल्कुल, बिल्कुल 100%। सर अब एक और वाक़या है जो एक कच्चे के डाकुओं वाला है, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही। ये लोग हनी ट्रैप के ज़रिए लड़कियों के ज़रिए नौजवानों को वर्गलाते हैं, वहाँ मिलने के लिए बुलाते हैं। तो ये कच्चे के डाकू ये रियासत के कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहे? इस इलाके में रियासत की रिट क्यों नहीं है? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। आपके सवाल के जवाब में सवाल करूँगा कि एटमी ताकत रखने वाली स्टेट और रियासत जो अपने पे आए तो हिंदुस्तान जैसे 7 गुना बड़े मुल्क को शिकस्त दे देती है। तो ये 100 जाहिल जो हैं, जिनकी कोई न ट्रेनिंग है न तरबियत है, और जो धोती पहनते हैं वो उनसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। कच्चे का इलाका कारोबार है, कच्चे का इलाका वडेरों के लिए, सरदार के लिए, पुलिस अफसरान के लिए, और इस मुल्क की बदकिस्मती से जो सब पे आंख रखने वाले हैं रियासती मिशनरी, उनके लिए कारोबार है। एक एक ज़िले में 2 से 5 अरब रुपए की गंदम काश्त होती है, फसलें उतरती हैं। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन या डकैतियाँ तब उरूज में आती है जब फसल पकती है, पुलिस जाती है, लोगों को भगा देती है और उनकी गंदम माल मवेशी लेकर आती है। अरबपति हो गए हैं पुलिस अफसरान कच्चे के डाकुओं के आड़ में। 100 भी डाकू नहीं होंगे पूरे सिंध में। उसकी आड़ में उन्होंने 2 करोड़ लोगों की ज़िंदगी अजीरन करके रखी हुई है।
अब सिंध हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है, डाकुओं को सरेंडर करा रहे हैं, वहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं, अस्पतालें खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फ़िलहाल सिंध हुकूमत इस मुल्क की रियासत और पुलिस और वडेरे सरदार डाकुओं को ख़त्म करने में संजीदा नहीं है, क्योंकि वो उसके बेनिफिशरी हैं। आपने आज तक नहीं देखा होगा कि कोई सरदार का बेटा अगवा हो गया, कोई सरदार मारा गया, कोई वडेरा मारा गया। अगवा भी मेरे और आप जैसे लोग होते हैं, बिल्कुल। मारे भी हम जाते हैं, भत्ता भी हम देते हैं। सामान भी हम पे करते हैं। तो ये इस मुल्क की अगर पुलिस सही तौर पे ऑपरेट नहीं करती, तो ये जो सिंध में इतनी लाखों के तादाद में हम रेंजर्स पाल रहे हैं 1992 से, हर साल हर 3 महीने के बाद हर साल उसकी बजट में अरबों रुपए का इजाफा होता है, तो वो किस मर्ज की दवा है? वो क्यों डाकुओं से नहीं लड़ते? वो क्यों रोड रास्ते पे नाके बना के खड़े हुए हैं, सिर्फ लोगों को तलाशी लेते हैं? भाई रोड से बाहर निकलो, उतरो कच्चे में, आप मुकाबला करें, पैरामिलिट्री फोर्स है, क्यों नहीं जाते हैं? आर्मी क्यों नहीं हरकत में आती है? पंजाब के रंग यार खान में छोटू गैंग को आर्मी ने खत्म किया है, तो सिंध में आर्मी को कौन रोकता है ये ऑपरेशन करने में? बेरहम ऑपरेशन होना चाहिए डाकू के खिलाफ। रेंजर्स फौज और पुलिस का मुश्तरका होना चाहिए। जो भी डकैतों का बेनिफिशरी है, जो डकैतों का साथी है, वो पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम का है, पीटीआई का है, कोई भी है, उनके खिलाफ स्पेशल कोर्टें बनाकर उनको फांसी में लटकाया जाए, सजाएं दी जाए, किसी के साथ कोई रियायत नहीं की जाए। 1992 का ऑपरेशन आपके सामने है, सारे सिंध में डकैत खत्म हो गए थे। तो इस तरह का ऑपरेशन रियासत को बेरहम होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जिस तरह रियासत ने एमक्यूएम के दहशत मिलिटेंट विंग को ख़त्म किया, लियारी गैंगवार को ख़त्म किया, दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म किया, अभी टीएलपी को ख़त्म किया। तो जितने भी हकीकी और मिजाजी दहशतगर्द हैं, डकैत हैं, सबको रंग नस्ल के फ़र्क से उनको दहशतगर्द और क्रिमिनल और डाकू के तौर पे देखा जाए और सबको एलिमिनेट किया जाए। ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कच्चे के जो डाकुओं का जो आप मसला बता रहे हैं, मतलब ये ताकतवर लोगों और सियासी अशराफिया की सरपरस्ती के बगैर चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। वहाँ गैंग कौन से हैं? शर गैंग है, शर गैंग, शर ज़्यादातर कबीला। वही है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम्म, बहुत ज़्यादा कामरेड अजीम लोग हैं शर, माना बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े ह्यूमनिस्ट, बहुत बड़े कामरेड। लेकिन शर कम्युनिटी लाखों में है, उसके अगर 50 या 60 लोग हैं तो उसको शर गैंग का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। और जितने भी हमारे शर भाई हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो बिरादरी की बुनियाद पर किसी भी अपने डकैत और डाकू को पनाह ना दें। फिर एक गैंग है तेगानी है, वो तेगानी कबीला है, सारे का सारा कबीला कहते हैं कि 90% डाकू है। उनका सारे की सारी जो इकोनॉमी है वो चोरी, डकैती, ठगी, राजदरी में है। इस तरह काफ़ी जो बिरादरी के डकैत हैं, जतोई ग्रुप है, जतोई ज़्यादा एक्टिव है, शर भी कहते हैं कि वो जतोई बिरादरी का हिस्सा है। इस तरह के जितने भी डकैत हैं, उनको अपनी बिरादरी से भी बदकिस्मती से सपोर्ट मिलती है। तो जो सपोर्टर है, जो डकैत है, उनके साथ रियासत को बेरहमी से पेश है। आज रियासत पाकिस्तान फैसला कर दे सिंध में एक डाकू भी नहीं होगा। बस बात यह है कि गरीबों का जो खून है, आप देखें कराची में दहशतगर्दी में लाखों लोगों का खून बहा। जब रियासत अपने पे आई तो 2 घंटे में दहशतगर्द तंजीमें खत्म हो गई, दहशतगर्द एलिमिनेट हो गए। तो सिंध के लोगों को डाकुओं से क्यों आज़ाद नहीं कराया जाता? होना चाहिए। सर एक सवाल जो मुझ समेत हज़ारों लोगों के जहनों में आता है, वो सवाल ये है कि जब हम कराची में दाखिल होते हैं तो हमें रेंजर्स की चेक पोस्ट मिलती है, हमें पुलिस की चेक पोस्ट मिलती हैं, कोस्ट गार्ड की चेक पोस्ट मिलती है, जहाँ गाड़ियों की तलाशी ली जाती है, चेक किया, शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। मगर उसके बावजूद कराची में बड़ी तादाद में मंशियात आती है। ये किस तरह आ जाती है? और हमारे इतने इदारे वहाँ मौजूद हैं शहर के एंट्रांस पे, तो ये किस तरह पॉसिबल है? मंशा तो सिंध में नहीं बनती, जी मंशा तो केपी से आती है, कोटा से आती है, पश्तून बेल्ट से आती सर, है ना। रास्ते तो यही है ना, और कौन से रास्ते? नहीं, एक तो रवायती रास्ते हैं जी। और एक गैर रवायती रास्ते भी हैं। बहुत से सैकड़ों रास्ते हैं, दर्जनों रास्ते हैं कच्चे के, मतलब हब से भी रास्ते हैं, थानोबुला खान से भी रास्ते हैं, बलोचिस्तान की सरहद से भी रास्ते हैं। माना एक रवायती रास्ते हैं, एक गैर रवायती रास्ते। रास्ते जो भी हैं वो हमारी रियासती इदारों का फेल्यूर है, हमारे पुलिस का, कोस्ट गार्ड का, रेंजर्स का, इनका फेल्यूर है। इनको अपने फेल्यूर पे देखना चाहिए। कराची इस वक्त एक टाइम बम पे है, सिर्फ मंशात नहीं, जहाँ दुनिया की सारे दहशतगर्द तंजीमों का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर दुनिया का हर किस्म का जदीद असला है, वो भी रवायती और गैर रवायती रास्तों से आया है। मंशात भी नहीं, रवायती और गैर रवायती रास्तों से आई है। तो ये बड़ा अरबों रुपए का माफिया है, जिनकी ताकत भी बड़ी ज़्यादा है, जिनकी पहुंच भी ज़्यादा है। और अनफॉर्चुनेट है कि मेरे आपके बच्चे मंशात का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। पूरे सिंध में गुटखा मावा आम है, कराची में आम है, गली आम गली है। में फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं। आपको पुलों के नीचे जगह जगह पौडरी चरसी नज़र आते हैं, बड़ी तादाद में नौजवान हैं। सर तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये गैर रवायती या रवायती रास्तों से आते हैं तो शहर के अंदर भी पुलिस और रेंजर्स मौजूद हैं, तो इसे ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? क्या इनकी सबकी मिली भगत होती है? इसमें क्या वजह है? एक तो शहर के दाखिली रास्तों पर है, ये सब तीनों इदारे मौजूद है, तो शहर के अंदर भी मौजूद है, तो उसके बावजूद ये ख़त्म क्यों नहीं होती मंशियात वगैरह? बस वो अपने तौर पे कोशिशें तो करते हैं। बुनियादी तौर पे ये रियासत की रिट का फेल्यूर है, ये पुलिस की रिट का फेल्यूर है। जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो रियासत की कस्टोडियन होती हैं। सिंध हुकूमत का फेल्यूर है, सिंध पुलिस का फेल्यूर है, सिंध रेंजर्स का फेल्यूर है, कोस्ट गार्ड का फेल्यूर है। जो जो भी लोग कराची के अमन अमान के ज़िम्मेदार हैं, कराची में मंशात की रोकथाम का ज़िम्मेदार है, सिंध हुकूमत इसलिए कह रहा हूँ कि सिंध में अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में नारकोटिक्स कंट्रोल का एक नया सेक्शन भी कायम किया गया है। ये उनका फेल्यूर है और हम सबका फेल्यूर है।
सर ये अब इससे जुड़ा एक सवाल मेरे जहन में ये भी आया कि जो एक इलाके में एसएचओ होता है उससे तो सारी इतलात होती है कि मेरे इलाके में क्या क्या जराइम हो रहे हैं, क्या क्या क्राइम हो रहे हैं, क्या सब कुछ हो रहा है। तो इस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता एक एसएचओ? और मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि एसएचओ अपने मनपसंद थानों में तैनात होने के लिए, कोई भी एसएचओ अपने मनपसंद थाने में तैनात होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने के लिए पैसे देकर तैनात होते हैं। ऐसा भी क्या होता है? क्या हकीकत है इस चीज़? जब ऐसे जो 20 से 30 लाख रुपए लेकर देकर 3 महीने के लिए पोस्टिंग लेगा, तो उसकी पहली जो डिमांड होगी, पहली जो कोशिश होगी कि पहले तो वो 30 लाख रुपए अपने 20 लाख रुपए डबल करके रिकवर करे। उसके लिए तो वो हर गलत काम करेगा। जब एसएसपी एसएचओ से पैसे लेकर पोस्ट करेगा, डीआईजी पैसे लेकर उसको पोस्ट करेगा, या कोई बड़ा ऑफिसर उसको पैसे लेकर पोस्ट करेगा, कोई सियासी रहनुमा उससे पैसे लेकर पोस्ट करेगा, तो उससे कोई पूछताछ कर सकता है? जब आप अपने सबॉर्डिनेट से पैसे लेकर पोस्ट करेंगे तो आप उससे पूछताछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कराची के कई थाने ऐसे हैं जिसमें 15-15, 20-20 साल से एक ही एसएचओ है। जिस इलाके में आप बैठे हैं वहाँ पर एक ही एसएचओ है। जब से मैंने साफ शुरू किया आज तक उसको आईजी भी हिला नहीं सकता। एक दफ़ा आईजी सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो कराची पुलिस चीफ भी थे, गालिबन एडी ख्वाजा साहब थे, मुश्ताक महर साहब थे कराची पुलिस चीफ। तो एक क्राइम रिपोर्टर ने उनको कहा कि भाई ये जो थाना है इसमें गुज़श्ता 12 साल से नसीर तनोली साहब हैं, तो आप ऐसे करें कि इस पुलिस स्टेशन का नाम नसीर तनोली पुलिस स्टेशन रख दें। इस तरह के कई लाडले हैं। नहीं तो एक एसएचओ आईजी से ज़्यादा ताकतवर किस तरह हो सकता है? इसलिए कि किसी एसएचओ को बड़े सियासतदान का बेटा बना हुआ है, कोई किसी का मुंह बोला बेटा बना हुआ है, तो इस तरह है। और जो ये आप बता रहे हैं कि 30-30 लाख रुपए दे के पोस्टिंग लेते हैं, इसकी क्या वजह होती है? और ये कौन से थाने हैं? शालातीत सब थाना है, सब एयरपोर्ट थाना? सब अच्छा। सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर 99% थाने पैसों पे बिकते हैं। नहीं तो मैं मिसाल के तौर पे मैं शालातीत थाने की हदूद में हूँ, तो क्या मुझे इतनी अर्निंग नहीं हो रही है कि मैं दूसरे थाने में 30 लाख रुपए दे के जाऊँगा? क्या वजह होती है किसी और थाने में जाने की? ये थानों की कैटेगरी है ना, ए बी सी, उसी हिसाब से रेट है। कि किस थाने में कराची में देखें, कराची में कोई 3,000 से ज़्यादा इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होंगे, या और भी ज़्यादा तादाद होगी। उनमें हर कोई एसएचओ बनना चाहता है, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। थाने तो टोटल 125 हैं, 130 है या 132 है। तो उसमें जो खुश नसीब है, जिनके पास पैसे है, सियासी सिफारिश है, वो पैसे देकर बन जाते हैं, बाकी कुड़ते रहते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से मिलती है। इमदाद भाई, एक एक सोसाइटी बनी थी कराची से बाहर जिसका नाम भेड़िया टाउन था, उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने गोठों की ज़मीनों पर भी कब्जा किया। तो क्या ये भेड़िया टाउन लीगल ज़मीन के ऊपर बना है? ये सारा पूरा केस है क्या? और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अरबों रुपये जमा कराए, वो किस बेस पे जमा कराए? मैं तो उसको भेड़िया टाउन नहीं, भेड़िया टाउन कहता हूँ। ये भेड़िया टाउन है, भेड़िया टाउन। भेड़िया टाउन, जिसमें मलक रियाज जैसा एक भेड़िया पंजाब से उठ के आया, जिसने हमारे हज़ारों साल पुराने गांव गोट, राव अरवार जैसे दरिंदे और इंसानियत के कातिल के हाथों बर्बाद कर दिए, जिसको आसिफ जरदारी की सपोर्ट थी। रिपोर्टेडली कहते हैं कि वो पार्टनरशिप थी, और सारी सिंध गवर्नमेंट, सारे इदारे उसके पार्टनर थे। उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से बेदखल किया कि 12,000 12,500 कागज़ों में है। वो इस तरह ज़मीन थी कि मिसाल के तौर पे आपकी ज़मीन प्लाट लालू खेत में है, और आप डिफेंस में आकर उसके बदले उतना ही प्लाट ले लें। तो इन्होंने जो वारदात डाली, मुख्तसर तौर पे बताऊंगा, आपका प्रोग्राम का टाइम भी मुख्तसर होगा, कि ज़मीन उन्हें ख़रीदी मलीर में, जहाँ पर 5,000 2,000 रुपये एकड़ कोड़ियों के मोल ख़रीदी, और उन सब को उसके बदले में यहाँ पर ज़मीन दी, अमल गमेट करके एक ही जगह पर उनको ज़मीन दी। मैंने इस पर बाकायदे रिसर्च की हुई है, पेपर मेरे पास मौजूद है। और फिर जिन्होंने ज़मीन खाली नहीं की, किसी को रावण वार उठा के ले गया, किसी को कौन सा पुलिस वाला उठा के ले गया, और रातों रात उनकी लीजें कैंसिल हो गई, ज़बरदस्ती उनको उठाया गया। उसमें मलीर के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं, सवाए हकीम बलोच के, कि जिसने रजिस्ट की थी, उसने रजिस्ट की थी। बाकी तो सब उसके मलक रियाज के चमचे करचे बने हुए थे, एजेंट बने हुए थे, दलाल बने हुए थे, जितने भी मलीर के पॉलिटिकल जो लीडरशिप है। तो मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने उसने कराची की ज़मीन नहीं उसने खाई है, फिर? जो बैरिया टाउन 2 है, वो डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में है। अच्छा। वहाँ पर भी हज़ारों एकड़ है, वो फॉरेस्ट की लैंड है। वो सारी लैंड पे वो बैठा हुआ है, बैरिया टाउन 2 बनाया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में उसने किया है, उस पर किसी के गुस्सा है, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मलक रियाज दोबारा आपके इधर आ जाएगा, हम सबके सीनों पे मूंग डलेगा, और बैरिया टाउन 3 चालू नहीं सर, ये जो पहले केस हुआ था जिन्होंने अरबों रुपये जमा भी कराए, गालिबन 370 भाई, वो अरब। सिंध की ज़मीन थी ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा कराए? सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा कराया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसला ही गैर कानूनी है। सिंध की ज़मीन थी, पैसा सिंध के लोगों को मिलना चाहिए, सिंध के लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च करना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से फंड में रखा है? 1 रुपया भी आज तक सिंध को नहीं मिला। सिंध पे खर्च होना चाहिए था, कराची पे खर्च होना चाहिए था, हम मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल पे खर्च होना चाहिए था। वो सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठा हुआ है, गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं पैसे। पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने को आप इस तरह देखते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आई है? चलें 2024 तो हमें समझ में आता है, उसमें तो काफ़ी गबन के इल्ज़ामात लगे, मगर ये जमात 2008 से इक़्तिदार में है सिंध से, तकरीबन 17 साल हो गए। तो आखिर 2008 सिंधी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून के सदक़े में इनको इक़्तिदार मिला। वो आप समझते हैं कि जेन्युइन वोट था? सिंधियों ने वोट दिया था? हमदर्दी का भी वोट था, सब इस हक में थे कि इनको हुकूमत मिल जाए। सिंधियों ने नहीं दिया, पंजाब से भी मिला, सराइकी बेल्ट से मिला, हाँ, 8 में तो तकरीबन मोहब्बत का वोट, हमदर्दी का वोट, बिल्कुल। मज़लूमियत का वोट था। फिर सिंध के लोगों ने सोचा गालिबन
कि अब 5 साल का इनका हनीमून पीरियड था, तो 2014 में शायद अब ये कुछ बेहतर परफॉर्म करें। इन्होंने जो 2008 से लेकर 2013 तक करप्शन की, 2014 से 2018 में उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2018 में एक लाडले को लेके आना था, इसलिए पीपल्स पार्टी मजबूरी थी, उसको इक़्तिदार सिंध की इक़्तिदार दिया गया, वफाक से उसको माइनस किया गया। और 2024 में उसी लाडले का रास्ता रोकना था, इसलिए पीपल्स पार्टी मजबूरी बन गई। बाकी पीपल्स पार्टी की कोई वक़्त नहीं है। आप ये पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? तारीख अच्छा, वो खत्म तो हो जाएगी। हम कहते हैं सिंध की सबसे बड़ी जमात है। कोई सिंध की बड़ी जमायत नहीं है। आने वाले वक्तों में मतलब आप पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार डूबता हुआ देख रहे हैं? मैं तो इसी दिसंबर में भी देख रहा हूँ। अच्छा, हो सकता है। ये क्या रिपोर्ट दे रहे हैं सर? उसकी वजह यह है कि ये जिनके कंधों में बैठ के आए हैं, उनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि ये पूरी करेंगे तो लोग इनके घरों में घुस के जूते मारेंगे। सही, आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये जो 28वीं तरमीम है, 26वीं 27वीं तरमीम पे पूरा सिंध इनसे नाराज़ है, इनका वोटर इनसे नाराज़ है। इसका एक मिसाल आप देखें कि कराची, अच्छा आपने जो कहा था ना कि सिंधी उर्दू, आपको पता है कि अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले कराची हाईकोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, सिंध हाईकोर्ट बार कराची का इलेक्शन हुआ। उसमें कौन जीता है? एक उर्दू बोलने वाला एक उर्दू जीता बोलने है, जी। उर्दू बोलने वाला हसीब, हसीब, हाँ। हसीब जी, जी। हसीब जमाली नहीं है ये, हसीब जमाल इनके दादा का नाम था, हाँ, गलती से जमाली हो गया। जमाली मैंने ये सुना। इनके वाले साहब भी जस्टिस रह चुके हैं सिंध हाईकोर्ट ये मैंने के। सुना बलोच हसीब जमाली। नहीं, ये अच्छा, उर्दू बोलने वाले हैं और इसके दिल्ली के हैं। अच्छा, क्यों दिया इनको वोट? जो मुखालिफ था उसने सिंधी कार्ड खेला कि मैं मैतलो हूँ, सरफराज मैतलो मैं हूँ। 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा रिपोर्टेडली उसने खर्च किया। लेकिन जो वोटर था वो 80% सिंधी था। उन्होंने कहा कि जो मैतलो साहब हैं वो आसिफ जरदारी की हिमायत याफ्ता है, ज़ियाल अंजार का हिमायत याफ्ता है। हम उर्दू बोलने वाले को इसलिए वोट दे रहे हैं कि वो हक और सच के रास्ते में बड़ी तादाद में सिंधियों ने वोट देकर उर्दू बोलने वाले को कामयाब किया है। हसीब जमाली सिंधियों के वोट से बनाए, वो बलोच जमाली या सिंधी जमाली नहीं है। अच्छा, उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग है। जो सही। वकील जमाली किसी ज़माने में एमक्यूएम के जो लीडर थे, मिनिस्टर भी बने थे, उनके कोई दूर बड़े के रिश्तेदार हैं। सही। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो हमारी नई जनरेशन है जिसको जनरेशन जी कहा जाता है, अब वो माशाल्लाह वोट देने के भी लायक हो गई है, वो मेरे और आपका उर्दू मुहावरे का फलसफे को मानती नहीं है। वो नफरत की सियासत को मानती वो नहीं है। इंटरनेशनल सिटीजन है। बिल्कुल। वो जब उसको सही तरीके से फैसला करने दिया जाएगा तो उनके नुमाइंदे सामने आएंगे, वही फैसला करेंगे। सही। मेरा तो वक्त खत्म हो गया है, बिल्कुल। आपका भी 20-25 साल के बाद वक्त खत्म हो जाएगा। सही बात। तो हम सब की यह कोशिश और ख्वाहिश, हत्तल इम्कान कोशिश ये होगी कि हम अपनी आइंदा नस्ल को एक अच्छा कराची दें, अच्छा एक मुस्तकबिल अच्छा दें। सिंध दें, बिल्कुल। एक अच्छा पाकिस्तान छोड़ के जाएं, सही। ताकि हमारी जो आइंदा नस्ल है वो इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ, मेरिट पर, इंसानी आज़ादी के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ इस वतन अजीज़ में रह सके। हम उनको नफ़रत अपनी विरासत में ना देकर जाएं, जिस तरह हमारे बड़ों ने किया, हमें नहीं बिल्कुल। करना चाहिए। सही, मैं आपसे इस बात पे मुत्तफ़िक हूँ। सर, आपको क्या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से धमकियाँ दी गई थी और वो किस नौयत की थी और क्यों दी गई? इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा जिन लोगों को पता नहीं है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। ये एक ऐसा इदारा होता है जो सिंध में सरकारी नौकरियों का जो सबसे बड़ा इदारा है और जिसमें जो नौकरियाँ मिलती हैं वो बनते हैं इरिगेशन ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, बड़े-बड़े जो ओहदे होते हैं सिंध लेवल पर, वो इसी इदारे से आते हैं। जैसा कि विफाक का एक इदारा है CSS, जो भी आता है वो CSS से आता है और इसी तरह सिंध पब्लिक कमीशन है। तो सर, आपको इस कमीशन की तरफ से धमकियाँ क्यों दी जा रही थी? क्या वजह बनी वो? कोई धमकी शमकियाँ नहीं थी, वो सिर्फ मुकदमा दाखिल कराने के, गिरफ्तार करवाने के लिए थ्रेट कर रहे थे। क्यों सर? ये तो एक इसलिए शफाफ इदारा कहा जाता है जिसमें इतने बड़े-बड़े ओहदों के लोग आके तैनात होते हैं। अब हम अगर माजी में जाएंगे, 2001 से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। 2001 से लेकर आज हम 2025 में बैठे हुए, उसके सारे इम्तिहानात चैलेंज हुए, लैब में चैलेंज हुए। एक दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे नताइज को उड़ा दिया था। हर जो इसका एग्ज़ाम है वो इनका एग्ज़ाम सही नहीं होता। आपको याद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एक चेयरमैन बना था, उसका नाम था मोहम्मद सलीम भौर। वो पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑफिसर था। आपको पता है वो मोहम्मद सलीम भौर कौन था? कौन था? वो मंसूर कादर काका का सगा भाई था। उसकी जो मेरिट थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स का साबिक ऑफिसर नहीं होना था। फिर? उनकी मेरिट थी मंसूर कादर काका, करप्ट कोर्ट और करप्ट, जैसे पूरे कराची शहर को, पूरे सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया, उसका भाई होना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर करके उसको लात मार के बाहर निकाला था। इस पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसी मसलियाँ होती हैं। एक जो थे नूर मोहम्मद जादवानी साहब, वो इस पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने थे। वो कुम्हार हैं, अपने आप को जादवानी कहलाते हैं। अपने मतलब वो समझते हैं कि जो कुम्हार कहलाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो तो जाएगी, हकीर हो जाऊंगा मैं। हकीर हो जाऊंगा। वो फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे, उनका मेरिट ही नहीं बनता था। वो पब्लिक सर्विस कमीशन में 4 साल के लिए चेयरमैन थे। सर, ये तो इतना एक चेयरमैन आया था, वो आसिफ जरदारी का ज़ाती दोस्त थे, जस्टिस आगा रफ़ीक, जिसको 15 दिन भी नहीं चलने दिया और उसने माजरत करके माफ़ी मांग के कहा कि मैं इस बदकिरदारी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आगा रफ़ीक पठान, सिंधी पठान है, वो नौकरी छोड़ के चला गया। सबको पता है कि वो आसिफ जरदारी का ज़ाती दोस्त है। वो भी यहाँ पर नहीं चल सका। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में कायम अली शाह की बेटी नाकाबिले कबूल है, कायम अली शाह का बेटा असद शाह नाकाबिले कबूल है। वो यहाँ पर नहीं चल सकते। क्यों? वो मेरिट, शफाफियत और डेड ऑनेस्ट है। इसलिए थोड़ी है कि जो हर सिंधी है वो काबिल कबूल है। सही। उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट में
अच्छा सा नाम है, मैं भूल गया, जो इंजीनियर साहब हैं, हम्म, उनकी वायद मेरे लिए है कि वो खुद भी कमाते हैं और हाजी साहब को भी हिसाब पहुंचाते हैं। जो आपके दूसरे बड़े डिपार्टमेंट का जो वर्क्स एंड सर्विसेज है, ये 80% इनका तरक्याती का बजट लेते हैं। उसमें कोई ई टेंडरिंग राइज नहीं है। वहां पर वो अपनी मर्जी के ठेकेदार को ठेके देते हैं, 1 अरब रुपए से लेकर 50 अरब रुपए तक। वो किसी आईएमएफ को नहीं मानते हैं, किसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को नहीं मानते। ये 2 डिपार्टमेंट्स इनके, उसमें ई टेंडरिंग नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर की जो गली जो 10 करोड़ में बन रही है वो कौन ठेकेदार बना रहा है, उसको कौन से मेरिट पे। ओपन टेंडरिंग तो है नहीं, शफाफियत है नहीं। वो कहते हैं कि भाई सिंध में इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन सिंध की 80% बजट लेने वाले जो 2 इदारे हैं, जो जनाब अली हसन जरदारी साहब उनके मिनिस्टर हैं, अनपढ़ मिनिस्टर हैं, अंगूठे छाप, दूध बेचते थे, वो मिनिस्टर हैं। और महकमा जेल खाना जात भी उनके पास है। उसके जो एक सेक्रेटरी है नवाज सोहू, और दूसरे सेक्रेटरी जो है ज़रीफ खेड़ो साहब है, वो हर कानून कायदे से मावरा है, कोई कायदा कानून नहीं है। तो वो जितनी भी वहाँ पर कमाई होती है अली हसन साहब की, वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ 90% ऊपर पहुँचाते हैं। तो आपकी सिंध की 1,000 अरब रुपए की बजट है, तो उसमें 800 अरब रुपए सिर्फ ये 2 डिपार्टमेंट खा जाते हैं, जहाँ पर कोई शफाफियत नहीं है। आज तक मुझे पता है एमपी ने इस पर सवाल उठाया है, कोई सिंध असेंबली में बोला है कोई एमपी वाला कि भाई यहाँ पर शफाफियत क्यों नहीं है, यहाँ ठेके शफाफ तरीके से मिल जाए, दिए जाए। और आपके इतला के लिए अर्ज है कि वर्क्स एंड सर्विसेज और इरिगेशन डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ठेकेदार कराची के उर्दू बोलने वाले हैं, जो माशाल्लाह से अब एमपी भी है, अच्छा। एमकेएम की सीट में। तो भाई खाने कमाने में उर्दू बोलने वाला, सिंधी बोलने वाला, डकैती में सारे डाकू इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल ये सिर्फ निचले तबके वालों को ये लड़ाते हैं। लड़ा रहे हैं। आप चाहे जाकर देखें वर्क्स एंड सर्विसेज में सबसे ज्यादा ठेकेदार, सबसे ज्यादा ठेके किसको मिलते हैं? सीएम सेक्रेटरीट का ठेका किसके पास है? सिंध सेक्रेटरीट किसने बनाया? पब्लिक सर्विस कमीशन की इमारत किसने बनाई? आपको सारे सवाल का जवाब मिल जाए। तो जो आप इनकी ये करप्शन पे बात कर रहे हैं, इसी वजह से आपके ऊपर ये मुकदमात हुए। बने मेरे लिए एजाज़ और तमगे हैं। ये मेरे खिलाफ साइबर क्राइम भी गए हैं। मैं वो जो लीगल कोर्स है उसको मैं फेस कर रहा हूँ। मुझे साइबर क्राइम वाले बुलाते हैं, मैं जाकर उनको स्टेटमेंट देता हूँ, अपने जो डिफेंस में सबूत है वो देता हूँ। इन्होंने मुझ पर 50 करोड़ रुपये हर्जाने का दावा किया है। मैं खुद लॉ ग्रेजुएट हूँ, मेरा बेटा वकील है, मेरी बेगम साहिबा वकील है, और मेरे करीबी दोस्त और रुफ़का वकील हैं। मैं उसको वहाँ पर कोर्ट में फेस करता हूँ। उसके बाद ये गए थे मेरे खिलाफ एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए, सीआरपीसी के 22A कहलाता है, उसके तहत गए थे कि मेरे खिलाफ एफआईआर काटी जाए। कोर्ट ने उनकी ये बिली मेरिट पे रिजेक्ट कर दी, डस्टबिन में फेंक दी उनकी बिली को। अब मेरे उसके जहन बाद उन्होंने साजिश की, मुझे इतलात थी कि पुलिस से गिरफ्तार कराने की। एक दिन के लिए भी मैं कराची से सिंध से बाहर नहीं गया, मैं बैठा हुआ हूँ, ओपन बैठा हुआ हूँ। से मैं अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ में 7-8 दफ़ा जेल में गया। मैं 9वीं 10वीं 11वीं मरतबा भी जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। किसी को झगड़ा करने का शौक है तो वो भी पूरा करें। तो बात यह है कि जब उर्दू की एक कहावत है कि जब पता नहीं मैं भूल गया हूँ, कि जब आप वो जो मसाला कूटने वाली होती है कि उसमें आप जब आप सर देते हैं तो फिर वो आपको डंडे पड़ते हैं। ये जो प्रोफेशन है सहाफ़त, इसकी वजह से हमें इज़्ज़त मिलती है, मुआशरे में मकाम है। ये ना आपको किसी ने मजबूर किया कि सहाफ़त अख्तियार करें, ना मुझे किसी ने कोई हलफ दिया था कि आप सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ आए। यहाँ के फ़ायदे भी हैं, इज़्ज़त भी मिलती है, मुआशरे में रेपुटेशन भी बनती है, अच्छा मकाम भी बनता है, उसकी प्राइस भी पे करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जो प्रोफेशन, आई लव माई प्रोफेशन, जलद मेरा ओढ़ना बिछुना है, मेरे खून के कतरे कतरे में शामिल है। इसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे जहन में अगला सवाल और ये आ रहा पब्लिक है। सर्विस कमीशन को कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अच्छा। उनकी जितनी भी बदकिरदारी होगी उस पर मैं इसी शदोमत से काम करूँगा, और उसके लिए मुझे दुनिया की कोई ताकत मना नहीं कर सकती। कोई आइन पाकिस्तान का मुझे नहीं मना करता, बल्कि आइन पाकिस्तान, पाकिस्तान के लाज, सहाफ़ती उसूल, रूल्स, रेगुलेशंस सब मुझे अलाउ करते हैं कि मैं जहाँ पर बदकिरदारी देखूँ तो सबूत के साथ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको अनअर्थ करूँ। मेरा काम विसल ब्लोअर है, मैं विसल बजाऊँगा। हमें अक्सर आपको भी कहा जाता है आपने ये काम कर दिया, ये प्रोग्राम कर दिया, ये रिपोर्ट दे दी, क्या हुआ? उस क्या हुआ से हम बंधे हुए नहीं हैं। मैं अल्लाह के हुजूर में, जब मुझे अल्लाह ताला अपनी दरबार में बुलाता है, मैं कभी कभार गुनहगार आदमी हूँ, बदकार आदमी हूँ, सजदे करने का मौका मिलता है तो मैं अपने अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया। जिस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध के एक बड़े सूफ़ी बुजुर्ग थे, उनका एक मशहूर शेर है कि वाक़ा करण हूँ बस बुधड़ कम बरोच जो। मैं सिर्फ चीख चला सकता हूँ, सुनना काम अरबाब इख्तियार का है, अल्लाह का है, अरबाब इख्तियार का है। तो हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें, वो हम करते रहेंगे। आपकी जो गुफ्तगू मैंने अभी सुनी है, तो आप जो बात करें पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन आ रहा है वो ही सिफारिशों पे आ रहा है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरह आती होगी। वही मेरिट है जो वसीम साहब का मेरिट है, वही मेरिट है। सेक्रेटरी इसी तरह आते हैं जिस तरह थानेदार लगता है। इसी वजह से हमारे जो काम जब भी इन इदारों में जाते हैं तो पैसों के बगैर हमारा कोई काम नहीं होता। भाई किसी का नहीं होता, बिल्कुल किसी का नहीं जी, होता। सबकी बात आप करो। सिंध सेक्रेटरीट में कैमरा लेकर खड़े हो जाएं, आप देखें सिंधी कितने रोल रहे होते हैं, जलील और ख्वार होते हैं। आप तो अपने घर से जाते हैं ना कराची, वापस अपने घर जाते हैं, वो बेचारे तो फुटपाथों पे रहते हैं। 500-500 1-1 हज़ार वाले जो चारपाई कैंट स्टेशन पे सदर पे लेते हैं, जिनकी थोड़ी अच्छी पोजीशन है, वो होटल में बेचारे रहते हैं। कोई उसको सीधी होने की वजह से लिवरेज हासिल नहीं है।
वहाँ पर जिस तरह अमर जलील ने लिखा था कि पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में, अमर जलील सिंह के एक बड़े राइटर हैं, जंग में कालम भी लिखते हैं, बहुत बड़े राइटर। जी जी उन्होंने लिखा था कि इस्लामाबाद के रोड और रास्तों पर रात को सुअर घूमते हैं, रात को सुअर घूमते हैं और सुबह को वही सुअर टाई और कोट पहन के दफ्तरों में बैठते हैं। बिल्कुल इस तरह सिंध सेक्रेटेरिएट से लेकर केएमसी के ऑफिसों तक, डीएमसीसी की ऑफिसों पे 90% सुअर बैठे होते हैं जो सबको भभोड़ते हैं, सबको काटते हैं। उनके लिए सिंधी और उर्दू बोलने वाला माना ही नहीं रखता। वो उर्दू बोलने वालों से फिर भी डरते हैं कि चीखेंगे चलाएंगे, मेरे मीडिया पे जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे। सिंधी बोलने वाला है तो उसका सबसे आसान शिकार होता है। ये आप कभी तजुर्बा करके देखें, आप 2 दिन जाएं सेक्रेटेरिएट में, देखें कि सबसे ज्यादा धक्के कौन खाता है। अच्छा, आप कैमरा लेकर सिंध के होम डिपार्टमेंट में चले जाएं, आप देखें कि 90% लाइसेंस वहां पर किसके बन रहे हैं। आप देखें, अगर 2% से ज्यादा भी सिंधियों के लाइसेंस बन रहे हैं तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। 90% लाइसेंस यहाँ पर अफगानी के बन रहे हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा थे, और वहां पर इस हिमा में सारे नंगे हैं। किलरक उर्दू बोलने वाला भी है, सिंधी भी है। बदकिरदारी में सिंधी 80% होगा तो 20% हमारे सिंधी उर्दू बोलने वाले भाई भी हैं। सर, सिंध में कौम परस्त सियासत नाकाम क्यों है? क्यों उन्हें इतने वोट नहीं मिल पाते? एक तो अलग पसंद कौम परस्त सियासत है, मैं ये जो पाकिस्तान को मानने वाली कौम परस्त जमातें हैं, ये सिंध में वोट क्यों नहीं हासिल कर पाते? अच्छा, वो संजीदा हुए ही नहीं है ना कॉम्प्रोमाइज, ये उनकी कमजोरी है। अयाज लतीफ़ पलेजो हो गए, डॉक्टर कादर मक्ती साहब हो गए, ये तो पाकिस्तान को मानते हैं और सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी पे ये लोग सख्त तनकीद सैयद करते हैं। ज़ैन शाह है, ज़ैन शाह देखें साहब हैं, जी बुनियादी बिल्कुल। तौर पे देखें, मैं स्टूडेंट लाइफ में सिंध की कौम परस्त सियासत, बल्कि आप उसको मजीद आसान कहें कि लिबरल और तरक्की पसंद सियासत का हिस्सा रहा हूँ खुद। तो हमारी जो कौम परस्त सियासत है वो सिर्फ इलेक्शन के 1 महीने में ही सियासत करते हैं। मिसाल के तौर पे कासिमाबाद में अयाज लतीफ़ अली जो इलेक्शन के दिनों में खड़े होते हैं, कासिमाबाद का वोटर अयाज लतीफ़ अली जो साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, उनको क्यों वोट देगा? क्योंकि वो 4 साल 11 महीने तो वहाँ थे नहीं। डॉक्टर साहब टंडो मोहम्मद खान से खड़े हुए थे, कादिर मक्ती साहब, वो 4 साल 11 महीने टंडो मोहम्मद खान में नहीं थे। ये एक तल्ख हकीकत है। तो टंडो मोहम्मद खान का शहरी, गाँव का रहने वाला, जिसका डेली बेसिस पे पुलिस के साथ मसला है, जिसका डेली बेसिस पे रेवेन्यू में मसला है, जिसके लाइट का इशू है, जिसके खेतों को पानी चाहिए, उसका मसला तो वहाँ बैठा हुआ अडेरा कर रहा बड़े है। हाल करेगा। तो वो क्यों इनको वोट तो देंगे? ये अपने हल्के से क्यों नहीं लड़ते? अच्छा, साईं ज़ैन शाह, सैयद ज़ैन शाह, जीएम सैयद साईं जीएम सैयद के पोते हैं, उन्होंने अपना हल्का बनाया है सकरंड में। तो वो इलेक्शन में 3 दफ़ा जीत चुके थे, उनको हराया गया। अच्छा, बिल्कुल। वो उनका मकामी हल्का बशीर है। मेमन DGFI रह चुके हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वो हाला से मखदूमों को शिकस्त देकर जीत चुके थे, उनको हरवाया गया। ये वो 2 इलेक्शन हैं जो मैंने खुद कवर किए। वहाँ पर पीपल्स पार्टी हार चुकी थी, लेकिन बस जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि किसी लाडले को रोकना था। और ये जो मौज़म अब्बासी साहब, ये खैरपुर और लाड़काना से जीत चुके थे। मौज़म अब्बासी साहब ने लाड़काना सिटी से पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी है। आपको याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी तब खत्म होगी जब वो लाड़काना और लियारी से इलेक्शन हार जाएगी। यारी से तो हार चुके हैं। लाड़काना से हार चुके हैं। अच्छा। निसार खोड़ो की जो बेटी है, साहबजादी है निदा खोड़ो, उनको मौज़म अब्बासी ने शिकस्त दी थी लाड़काना शहर की सीटें। अच्छा, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, उस इन सब के बावजूद जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पर वोट पीपी मुखालिफ को पड़ता है। 7 सिटी से 2 दफ़ा फेयर इलेक्शन हुई थी, तो पीपी के चेयरमैन और काउंसलर या नाज़िम नहीं बने थे। इस तरह मोरो शहर से पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जीतते हैं। ये सारी जो मैनिपुलेशन है, पुलिस, दहशतगर्दी, डिप्टी कमिश्नर, टीचर, इन सब के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके पहाड़ी के इलाकों पे, रूरल एरियाज़ में की जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारे कौम परस्तों ने पीपल्स पार्टी को वॉकओवर दिया हुआ है, सवाए सैयद ज़ैन शाह के। किसी ने अपना बराबर हल्का नहीं बनाया, वहाँ पर सियासत नहीं की, इसकी क्या वजह है सर? आवामी सियासत ही नहीं की, सियासत से अदम दिलचस्पी। नहीं सर, मेरा सवाल वहीं पे है कि अयाज लतीफ़ पलेजो हो गए, डॉक्टर कादर मक्ती हो गए, ये अपने मकामी जहाँ रहते हैं वहाँ से क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते? इसकी क्या वजह है? अयाज लतीफ़ अली जो साहब कासिमाबाद से में रहते हैं, वहीं से लड़ते हैं। वहीं से लड़ते हैं, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है ना। आम जो वोटर है वो अवेलेबिलिटी मांगता है, उसको डेली बेसिस पे एक बंदा चाहिए जो वहाँ पर बैठा हुआ हो। आपको यहाँ पर जो वडेरा कराची में डिफेंस के शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करता हुआ नज़र आता है, या डिफेंस और क्लिफ्टन में गाड़ियाँ दौड़ाता हुआ नज़र आता है ना, उसका एक भाई गाँव में बैठा हुआ है जो आवाम के सारे मसले हल करता है। आप किसी MLA MP और मिनिस्टर के बंगले में चले जाएँ, वहाँ पर शमेले लगे होंगे। जो भी बाहर से आदमी आता है उसको चाय पानी ठंडा अक्सरियत में मिलता है, और वडेरा मिनिस्टर MP MLA उनसे अपने लोगों से मिलता है। उसके दरवाजे उसके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं, उनको पूछता है। बदकिस्मती से अयाज लतीफ़ अली जो साहब, अगर मैं और आप सहाफ़ी हैं, हमें भी अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी कभार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आवाम से तो उनका ताल्लुक नहीं है। जब आप आवाम के साथ ताल्लुक रखेंगे, रिश्ता रखेंगे, फिर आवाम आपको वोट देगी, हमें अच्छी लगे या नहीं लगे। MQM को लोग इसलिए वोट देते थे कि उनको उनका आवाम के साथ बराह रास्त रिश्ता था। फियर फैक्टर भी था, उनकी मिलिटेंट विंग भी थी, लेकिन वो आवाम के अंदर रहते थे। कोई ठेले वाला MP बन गया, कोई मोटरसाइकिल पे घूमने वाला MLA बन गया, ये तो क्रेडिट आप MQM को देंगे, बिल्कुल। ये क्रेडिट आप PTI को भी देंगे।
आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत देखें, बड़ी एक ही निराशाई है खानदान, बिल्कुल 70 साल के बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं बिल्कुल नून लीग में और उधर। कौम परसों का अलविया यह है कि उन्होंने वोट की सियासत बहुत देर से शुरू की और तब तक गाड़ी छूट चुकी थी। अब आप देखें कि जो अपर सिंध है, जो सिंध के दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर तेज़ी से मजहबी जमायतें वो जगह पुर कर रही हैं। सिंधियों का वोट हैदराबाद शहर में पीटीआई को ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल मजहबी जमायतों को राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में सिंधी हम्म, जमीयत उलमाए इस्लाम का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बड़े पैमाने पे उसको देते हैं। राशिद महमूद सुमरो, उसका भाई खालिद महमूद उसका भाई नासिर महमूद सुमरो टफ टाइम देते हैं हर दफ़ा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को। ये जितने भी जमीयत के कैंडिडेट्स हैं, उसकी वजह यह है कि जब आप नाहली करेंगे, जब आप मैदान छोड़ेंगे तो दूसरे आ जाएंगे, उन पर कोई दोष नहीं है। 21 मई 2024 को मीरपुर माथेलो में एक बहादुर सहाफ़ी हमारी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बहादुर थे, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी। नसरुल्लाह गडानी को 2 लोग आते हैं और फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। उसका इल्ज़ाम लगता है वहाँ के मकामी वडेरे पे। इसी तरह एमएनए और जी सर, मैं खालिद लुन सवाल कंप्लीट कर दूँ। एक एमएनए और वडेरे हैं वो, तो पुलिस मोटरसाइकिल भी बरामद कर लेती है, असला भी बरामद कर लेती है और गालिबन उस मुलजिम का नाम असकर लून था मेरे ख्याल में। इसी तरह और भी कई सहाफ़ी सिंध में कत्ल किए गए जो वहाँ के बासर बडेरों के खिलाफ वीडियोस बनाते थे या उनके जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। तो ये सहाफ़ियों को कत्ल करना, ये सारा ये क्या सर इनका हल क्या है और इनके कातिल क्यों नहीं गिरफ्तार होते और छुड़ कैसे जाते हैं? बुनियादी तौर पर कराची समेत पूरे सिंध में कानून की हुक्मरानी है ही नहीं ना, रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। हम्म, जहाँ वली बाबर कत्ल हो गया 2011 में, उसके कातिल भी पकड़े गए, सारे सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट से रिहा हो गए हम्म। और सबको पता है उसके कातिल कौन है, क्यों कत्ल हुआ। तो रफ्तार डिजिटल ने बड़ा ज़बरदस्त एक इन्वेस्टिगेटिव खबर भी, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी सर बनाई। आप बता दें कौन है कातिल? एमक्यूएम की मिलिटेंट विंग, जो फैसल मोटा छोटा जितने भी जिनके नाम है, जिनको सजाए मौत मिली थी, वो कातिल है। सर इस कत्ल को छुपाने के लिए तो और भी बहुत कत्ल किए गए। वो कौन कर सकता है? अगर कोई आम आदमी कत्ल करे या दुश्मनी में कत्ल करे, या जो डायरेक्टिव दिया गया था कि ज़ाती दुश्मनी में कत्ल हुए, तो 11 लोगों को बस खुद ब खुद कत्ल हुए, खुद ब खुद मर गए। इसमें दूसरी राय है ही नहीं कि एमक्यूएम कातिल थी। एमक्यूएम के दौर में सहाफ़ी को किस तरह ट्रीट किया जाता था, मैं प्रेस क्लब में 3 जगह पे तलाशी देकर उसके बाद जाता था। वो आपको नहीं पता, आप कराची में रहते हैं कि एमक्यूएम की दहशतगर्दी कितने उरूज पे थी, कितने लाखों लोगों को उन्होंने कत्ल किया। बोरीबंद लाश किसने इंट्रोड्यूस कराई, घुटनों में ड्रिल मशीन से सुराख किसने किए, लोगों के कान में एल्फी डालने का रवाज किसने डाला, 9 मई को अपना 12 12 मई मई को बुधवार को 2007। किसने ज़बह किया, ये जो बल्दिया फैक्ट्री थी उसमें 250-300 लोगों को किसने मारा था, वो सारे के सारे उर्दू बोलने वाले थे। तो जब आप पीपल्स पार्टी की बदकिरदारी और करप्शन पे बात करें तो एमक्यूएम की दहशतगर्दी पे भी बात करें, उसी उसमें पे भी आपको इतना ही बोल्ड होकर बोलना पड़ेगा। सर, ये भी मैं उसी पे आपसे बात करता हूँ। वली बाबर को जो कत्ल आप बता रहे हैं एमक्यूएम ने किया, उनको कत्ल करने की बुनियादी वजह क्या बनी? एमक्यूएम क्यों उनको कत्ल करना आपने चाहिए? उसकी जेआई की रिपोर्ट पढ़ी है वली बाबर वाली? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ी। ज़रूर पढ़िएगा, उसमें कातिलों के नाम भी लिखे हुए हैं, कई तो बहुत मोहतरम बड़े बड़े साफ़ी भी हैं। अच्छा आप जेआईटी पढ़िएगा या मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सर। दूसरा ये कि जिस तरह रफ्तार डिजिटल की अब उसमें बताया गया कि उनको अल्ताफ़ हुसैन की बेगम का इंटरव्यू करने से रोकने के लिए मारा गया है। वो इंटरव्यू करना चाहते थे, गालिबन फायजा का बोल नाम था। फ़ायज़ा जी, तो क्या इंकशाफात वो करती के? पता नहीं, इंटरव्यू होता तो पता चलता, वो इंटरव्यू ही नहीं होने दिया नहीं गया, होने दिया गया। उससे पहले उन्हें कत्ल कर जी दिया। हाँ। और नसरुल्लाह गडानी के बारे में अब आ जाते हैं। नसरुल्लाह गडानी को मेरी जो राय और मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि उसको पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद लुंड और उसके बेटों ने कत्ल कराया। ये मेरी इल्ज़ाम है उनके ऊपर, ये मैं समझता हूँ, सिंध का हर सहाफ़ी ये समझता है। और उनके नाम भी सिराज लाशारी की रिपोर्ट में आए थे, एज ए फैसिलिटेटर आए थे खालिद लुंड के दोनों बेटों के। और उसके बाद कोर्ट ने खालिद लुंड को भी चालान किया था, जिसके बाद मुजरमाना तौर पर पीपल्स पार्टी ने एसएसपी तनवीर तुनियो की सरबराही में एक दूसरी इंक्वायरी कमेटी बनाई। और उस तनवीर तुनियो ने, मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उसने हम सहाफ़ी को धोखा दिया। उसको हमने दुबई के नंबर प्रोवाइड किए थे जो कातिलों के साथ राब्ते में थे, जिस पे इसका खालिद लुंड का बेटा दुबई से राब्ते में था। हमने कहा था उसको, हमने अप्रोच किया था दुबई के सफारत खाने को, उन्होंने कहा कि एसएसपी हमें लेटर लिखे तो हम बताएंगे कि ये नंबर दुबई का किसका है। उसने मेरे साथ ज़ाती तौर पे वायदा किया था। और मेरे साथ दूसरा डोमकी साहब थे, नवाब शाह प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ थे, उसके सामने वायदा किया था। फैज़ान शेख कराची के रिपोर्टर हैं, उनके सामने वायदा किया था। मैं उस वक्त शदीद बीमार था, मेरे जिस्म के से खून बह रहा था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पे लेट के उनके पास नवाब शाह गया था। उन्होंने मेरे साथ वायदा किया था कि आप कराची जाए, मैं आपके घर पे आऊँगा और आपसे सारे डिटेल्स लूँगा। उसने दूसरे ही दिन पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे खालिद लुंड और उसके बेटों को क्लीन चिट दी है। हमारे सहाफ़ी भाई नसरुल्लाह का कातिल खालिद लुंड और उसके 2 बेटे नहीं हैं, असगर लुंड नहीं है। हमारे सहाफ़ी भाई का कातिल एसएसपी तनवीर तुनियो है। हमारे सहाफ़ी भाई का कातिल तनवीर तुनियो के साथ उसको पोस्टिंग देने वाले और उसको सिफारिश करने वाले, उसको पैसे देने वाले भी कातिल हैं। सर आप बहुत संगीन इल्ज़ामात लगा रहे मैं हैं। अपने अल्फाज पर कायम हूँ। ये पीका के जो कानून चल रहे हैं सर, पहुंच जाएंगे हमारे पास नोटिस। कोई बात नहीं है, मैं मुकाबला करूँगा, आपका वकील नहीं बनूंगा। अच्छा सर, तो क्या वजह बनी नसरुल्लाह गडानी को कत्ल करने की? वो क्या ऐसा वो कर रहे थे? वोकल था, वो बोलता था, वो वडेरों के करप्शन पे बोलता था। खालिद लुंड की कई वीडियोस हैं, बल्कि एक तो वीडियो ऐसी है जिसमें वो खालिद लुंड का बेटे का कानवाय जा रहा था, तो इसने रिपोर्ट किया कि इसके बेटे की कोई सरकारी हैसियत नहीं है, उसके बावजूद इसको पुलिस प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है।
वहाँ से कानवाए पे पुलिस वालों ने और जो लून बरादरी के लोग थे उन्होंने नसरुल्लाह पे फायर किए, वो लाइव दिखा रहा था, वो चीज़ें अभी तक मौजूद हैं। मोटरसाइकिल लून बरादरी के। दूसरी बात आपको यकीनन पता होना चाहिए कि एक वीडियो भी मिली है सीसीटीवी की, जिसमें जो 2 असगर लुंद और जो उसके 2 फैसिलिटेटर हैं, कातिल जो 3 हैं, उनको नए मोबाइल फ़ोन इस कत्ल की खुशी में गिफ्ट किए जा रहे हैं। वो सीसीटीवी पुलिस के पास मौजूद हैं। और देने वाला कौन है? वो खालिद लोन का मैनेजर है, या जिसको आप मुंशी कह लें। सवाए असगर के कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, वो आज़ाद दंदनाते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसके बाद जान मोहम्मद महर, बहुत बड़ा नाम था सहाफ़त का, केटीएन काविश का ब्यूरो चीफ था। वो दिन दिहाड़े 14 अगस्त की रात सक्खर शहर में कत्ल हो गया। एक कातिल भी उसका आज तक नहीं पकड़ा गया। मतलब इन्होंने ये निशान इबरत बना दिया है कि जो भी सिंध के अंदर या कहीं भी कराची में जो भी मकामी असर रसूख रखने वाली सियासी शख्सियत या वडेरे के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, वो इसी तरह मारा जाएगा और कातिल आज़ाद घूमते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। नसरुल्लाह आज की सिचुएशन ये है कि नसरुल्लाह गडानी के कातिल आज़ाद है। बिल्कुल आज़ाद है ना, एक असगर गिरफ्तार हुआ। आज़ाद इस वक्त क्या सिचुएशन है? आज़ाद है। हाँ, आज़ाद है। इसी तरह का एक कत्ल हुआ था हमारे कराची में, हुआ था नाजिम जोगियों साहब का, और उनका एक कत्ल का इल्ज़ाम भी एक मकामी एमएनए और एमपीए पे लगा था। जाम अब्दुल करीम पे लगा था। जाम अब्दुल करीम और जाम अवेस पे गालिबन। जी, वो एमपी है और एमएनए है। अच्छा। आपको पता है कि वो अख्तर बेंगल के भांजे हैं, बिल्कुल, सरदार अख्तर बेंगल के बिल्कुल। भांजे हैं। सरदार अख्तर बेंगल ने पूरा किरदार अदा किया अपने कातिल भांजों को छुड़ाने के लिए। और उसके कौन साथ-साथ भांजा है? अवेस? दोनों जाम अवेस? दोनों अच्छा, दोनों भाई हैं, दोनों सगे भांजे हैं उसके। अच्छा। और आपको ये भी इंकशाफ होगा आपके लिए, वो तो बलोच कौम परस्त के रहनुमा हैं और ये सिंधी हैं, ठीक है। उनके एक कज़न है, उनका नाम है सरदार चांडियो, वो भी उनका कज़न है। तो सारे बटेरे सरदार अपने आप को, कोई बलोच कौम परस्त का लिबादा पहना हुआ है, वो कोई अपने आप को चांडियो सरदार बलोच कहलाता है, कोई सिंधियों का सरदार बना हुआ है। जाम अब्दुल करीम भी सरदार है ना, जो बिल्कुल। सिंधी बरादरी है, इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ हैं। वो सरदार चांडियो का कज़न है जो कातिल था, जो कातिल है, और वो दूसरा अख्तर बेंगल का। कहाँ गई अख्तर बेंगल की इंसान दोस्ती? वो बोलते हैं ना, मेरा भाई कत्ल करेगा मैं उसको कातिल बोलूंगा, मेरा बेटा कत्ल करेगा वो कातिल होगा, उसको कातिल कहा जाएगा। ये हौसला होना चाहिए जब अगर मैं इंसानियत की, कौम परस्ती की और लिबरल सियासत करता हूँ। सारे बटेरे एक साथ इकट्ठे हो गए और आखिर में सिंध की, कराची की पूरी सिविल सोसाइटी ने मकतूल फैमिली का साथ दिया। उन्होंने पैसे लेकर अपने लाश का सौदा किया। सर इस तरह तो ना कहें, एक नॉर्मल गरीब लोग क्या करेंगे सर? आप बताएं, वो कितना दबाव पर बर्दाश्त कर सकें? मेरे साथ ये इंसिडेंट होता मैं आपको इसका जवाब देता वो बहुत ताकतवर लोग हैं सर। ठीक है, कोई ताकतवर नहीं है। आपको पता है कि सिंध में एक टंडो बावल का वाकया भी हुआ था 1992 में, जी, 2023-24 में नहीं हुआ था? पुराना वाकया। उसमें मेजर अरशद जमील को फांसी हुई थी। फांसी, सही कह रहे हैं आप। और उसके पूरी फैमिली में सिर्फ खवातीन बची थी। अम्मा जिंदो ने तारीखी किरदार अदा करके मेजर और उसके साथियों को फांसियां दिलाई थी। तो सिंध में ऐसी मिसालें भी हैं कि फौज का हाजर सर्विस मेजर जो है वो फांसी चढ़ गया था। उस वक्त उसको 80 करोड़ रुपए की पेशकश थी, जो आज के 80 अरब रुपए के बराबर है। उसने ठुकरा दिए पैसे। अम्मा जिंदो आज भी जिंदा है, मज़ामत की अलामत है। जब गैरत होती है ना, जब अपने खून से वफादारी होती है, तो अम्मा जिंदो का किरदार होता है। जब बेगैरती, बेहसी की होती है, कमजोरी की होती है, तो फिर बहाने भी 100 मिलते हैं। आपको याद है कि रानीपुर की पीर की हवेली में एक 11 साल बच्ची फातिमा फरोडो को रैप करके मारा गया। वो खबर मैंने जियो पे ब्रेक की थी। कातिल मैंने पकड़वाए थे, सारा मीडिया मेरे साथ शामिल था, मुझे भी धमकियां मिली पीरों की। बहुत ताकतवर पीर है। आज तक उनकी औरतें भी मैंने गिरफ्तार हो गई, वो गिरफ्तार हो गए। फातिमा फरोडो के वालिदैन ने अपनी बेटी का खून बेचा, उन्होंने पैसा लिया, साना ने उनको घर बना के दिया, उनको लाखों रुपए उनको मिले, पूरी पुलिस पिकट थी। जब आदमी बेगैरत पाई पे आता है तो ये किरदार आता है। जब आदमी गैरत पे आता है, मुकाबला करता है। देखिए सरदार चांडियो और उसके भाई पे इल्ज़ाम है कि उसने उमर रुबाब चांडियो के 3 करीबी रिश्तेदारों को, बाप को, दादा को कत्ल करा दिया। वो उमर रुबाब चांडियो खड़ी हुई है सरदार चांडियो के मुकाबले में, कानून का रास्ता लिया है। अम्मा जिंदो ने कानून का रास्ता लिया। कानून का रास्ता लिया जाता है, हक का रास्ता लिया जाता है, तो फौज के मेजर भी फांसी पे लटक जाते हैं। और अगर कमजोरी दिखाते हैं तो ये छोटे मोटे बटेरे, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, ये भी आज़ाद हो। मेरे पास तो ये इत्तला थी कि उनके गिर्द ज़िंदगी तंग कर दी गई थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके भाई के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मगर जो उसकी शरीक हयात थी वो काफ़ी अरसे तक मज़ामत करती रही और आखिर में उन्हें भी यही करना पड़ा। नहीं, वो पूरा हमारी जो औरत फाउंडेशन की है चेयरपर्सन शीरीन कोकर साहिबा, वो काफ़ी नाम मैं भूल रहा हूँ, सब उसके साथ थे। ये जो कराची का मशहूर अच्छा सा नाम है जिब्रान नासिर साहब, जिब्रान नासिर, नो डाउट, आखिर तक साथ रहे। बिल्कुल। ओवरनाइट उनको पता चला कि खून का सौदा हो गया। मतलब आप समझते हैं कि दबाव से ज़्यादा, प्रेशर से ज़्यादा पैसे ने काम किया। बाकी तो बहाने हैं। चोर के पास भी अपनी चोरी की जस्टिफिकेशन है। एक चीज़ में हम कहते हैं कि नियत खोटी तो उज़्र बहुत। अगर आपकी नियत में खोट हो जाए तो बहाने बहुत मिल जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ जिनको इस कत्ल के बारे में नहीं पता, नाजिम जोगियों के बारे में, कि नाजिम जोगियों उनकी अपनी बरादरी का जोगियों था और उसके भाई पीपल्स पार्टी के एक मकामी रहनुमा थे, और जिनके ऊपर कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा वो भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। भाई यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का रहनुमा, किसी और पार्टी का रहनुमा, जो बडेरा सरदार है, उसके लिए उर्दू बोलने वाला सिंधी हो, अपनी बरादरी का सिंधी हो, कोई और सिंधी हो, कोई मैटर नहीं करता। कीड़े मकोड़े। अच्छा सर, इसी अभी आपने एक और जिक्र किया उमर रुबाब का जो ये केस था, उसके चाचा को कत्ल कर दिया गया और जो ये सब हुआ, ये क्या सारा केस था? पूरा केस क्या था और क्यों कत्ल किया गया, और आज का स्टेटस क्या है इस केस का? एंटी टेररिज्म कोर्ट में केस चल रहा है।
हम कानून से अच्छी उम्मीद ही रखते हैं, शहादतें भी मजबूत हैं, सारे जो एक्टिव थे मतलब इसमें कत्ल में तकरीबन सारे कातिल पकड़े गए हैं, वडेरे थे। वडेरों के आलाकार थे। अच्छा। और जो सरदार चांडियो एमपी है, उसका भाई भी एमपी है बुरहान चांडियो, उन पे सहूलतकारी का और इंस्टिगेशन का इल्ज़ाम है कि उन्होंने उकसाया है कत्ल पे, वो मुलजमान है। हर महीने में 2 दफ़ा कोर्ट के सामने हाजिर होते हैं। एक कमज़ोर लड़की थी, अकेली लड़की थी, पूरे पाकिस्तान ने, पूरे सिंध ने उनका साथ दिया, साबित कदम खड़ी हुई है, अदालती जंग लड़ रही है। तो कत्ल करने की बुनियादी वजह क्या बनी? वो ये था कि गाँव में एक ही वडेरा हो सकता है, जिस तरह कराची में एक ही वडेरा था जिसका नाम शहरी वडेरा बिल्कुल। अल्ताफ हुसैन था, जो दूसरे किसी वडेरे को सर उठाने नहीं दे रहा था। इस तरह गाँव में भी एक ही वडेरा है, ये एक ही किस गांव का सरदार है, वाकया है? मेहर मेहर। जिला दादू, क्योंकि वहाँ पर सरदार चांडियो ही वडेरा है, सरदार है। उन्होंने थोड़ी कोशिश की थी कि वो कोई तुमनदार काउंसिल बनाए और चांडियो कबीले में कोई रिफॉर्म्स लाए, उस पर कत्ल हुआ था, हमारी जो इतलात है। अच्छा, यहाँ भी वही सेम सीन है कि वहाँ भी जोखियों के हाथों जोखियों मारा गया, यहाँ चांडियों के हाथों चांडियों मारा गया। तो चांडियों ये के आप हाथों बात, ये मैं आपकी बात से अब इत्तेफाक चांडियों के हाथों चांडियों मरना तो ऐसे है कि जैसे हम तीली भी हम जो ये जो चींटी है ना, वो मसलते हुए भी सोचते हैं, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को ऐसे ही मार देते हैं। अच्छा। हाँ। एक वाक़या हुआ था जिसमें बिरोई सरदार ने शहदाद कोर्ट में, वो दबाया गया बाद में, बिरोई सरदार ने अपने ही एक बिरोई को कत्ल करके और उसकी लाश जो घास काटने वाली मशीन में ज़रे ज़रे किए थे, टुकड़े 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 किए थे। पुलिस ने बदकारी की, सहूलतकारी की, पैसे देकर उस सरदार को छोड़ दिया और उसका बाद में जिरगा हुआ। सर, पिछले दिनों एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ, गालिबन घोटकी में हुआ, खावर हुसैन। कत्ल हुआ या खुदकुशी हुआ? सांगड़ में हुआ। सांगड़ में कत्ल थी या वो खुदकुशी थी? आपके पास क्या इत्तलात है? अनफॉर्चुनेटली मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, अक्सर मेरे पास ही रहता था, इसी कमरे में रहता था। खावर हुसैन? जी। अच्छा। खावर का जैसे इत्तला मिला तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, मैं उसी टाइम उनके गाँव चला गया था, उसके भाई के साथ, वालिद के साथ, बहुत अच्छे मुनासिब में, मेरे सगे भाइयों की तरह था। अनफॉर्चुनेटली वो सुसाइड था। सुसाइड था, कत्ल नहीं था? हमने सही तरीके से तहकीकात की थी, वो किसी डिप्रेशन का शिकार था, कोई भी वजूहात थे, उसने खुदकशी कर दी। क्योंकि मैं इम्तियाज़ चांडियो साहब के एक मारूफ यूट्यूबर हैं, आपने भी देखा होगा, उनकी मैं वीडियो देख रहा था, तो वो ये उनकी कोई फैमिली इश्यूज़ के ऊपर या उनकी वाइफ के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगा रहे थे। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। इम्तियाज़ चांडियो न सहाफ़ी है, न मारूफ यूट्यूबर है, वो एक थर्ड क्लास किस्म का ब्लैकमेलर है। वो आप उसकी सारी जो हिस्ट्री देख लें, वो सरकारी अफसरान को, मुख्तलिफ लोगों को हिट करता है, गालम गलौज करता है, बदतमीज़ी करता है, बदअख़लाक़ी करता है, और मोटिव सिर्फ ये होता है उनसे पैसे खींचना। इम्तियाज़ चांडियो बताया कि जहाँ पर 2 चप्पल की वो आया था, अब अमेरिका में लग्ज़री लाइफ़ कैसे गुज़ार रहा है। जहाँ से उसने करप्शन का पैसा इकट्ठा किया। अब भी जिनको वो टारगेट बनाता है, वो उनसे डिमांड ही पैसों की करता है। यहाँ पर उसके नॉन एजेंट है जो उसके लिए पैसे लेते हैं। एक साथी भाई हमारा फ़ौत हो गया, अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो गया। मुझे, आपको, किसी सहाफ़ी को, किसी आदमी को ये ज़ेब नहीं देता कि उसके मरने के बाद उसकी फैमिली लाइफ़ को हम डिस्कस करें। उसके घरवाले हैं ना, उसकी वालिदा है, उसका वालिद है, उसके भाई हैं, वो ये बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें एफआईआर नहीं कटवाई, उन्हें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराने से इनकार कर दिया। तो इम्तियाज़ चांडियो जैसा थर्ड क्लास आदमी कौन होता है कि वो किसी की उसके मरने के बाद कैरेक्टर असैसिनेशन करे। वो भी यही कह रहा था मेरा दोस्त है, इसलिए कोई मैं दोस्त नहीं अंजाम था। तक पहुँचाऊँ। कभी भी एक तस्वीर अपने साथ दिखा दे इम्तियाज़ चांडियो खावर हुसैन की, उसके साथ तस्वीर दिखा दे, रैंडम तस्वीर दिखा दे, कभी भी नहीं, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, ताल्लुक ही नहीं था, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, एक दूसरे के पास उनका फ़ोन नंबर भी नहीं होगा। अच्छा सर, मॉडल अयान अली थी, उनके ऊपर जो केस बना था वो केस क्या था और वो फिर केस किस तरह ख़त्म हुआ? देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट जो है वो सिंध है, वो इस्लामाबाद का था। गालिबन वो डॉलर्स लेकर जा रही थी किसी बड़ी शख्सियत की, और उसे उसके आसिफ जरदारी साहब के साथ गुरबत के किस्से भी ज़बान ज़दे आम है। इल्ज़ाम थे या सच थे वो? मेरे हिसाब से तो सच था, अच्छा। वो ताल्लुकात थे उन्हीं के पैसे। देखिए, एक छोटी सी एक मामूली घराने की लड़की, उसके पास डॉलर्स कहाँ आ गए, और जब वो फंसती है, पकड़ी जाती है, तो सिविल कोर्ट में उसका वकील बनता है सरदार लतीफ़ लतीफ़ खोसा, खोसा आजकल था, जो पीटीआई के रहनुमा है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें वाज़ेह करती है, इतना कड़िया बड़ा कड़ी से वकील। मिलती। जी। सही कह रहे हो सर। सिंध में करप्शन के इल्ज़ामात तो बहुत लगते हैं। अब मैं शजील इनाम मेमन पर मुझे याद है 371 अरब रुपए की करप्शन के शजील मेमन साहब पे इल्ज़ामात लगे, और वो आज सिंध में सीनियर वजीर हैं। तो ये करप्शन के इल्ज़ामात खत्म हो जाते हैं या फिर ये अदालतों में साबित ही नहीं हो पाते? ये सब किस तरह होता है? और एक और नाम मैं जोड़ दूँ, खुर्शीद साहब का, उनके ऊपर भी करप्शन के बेन था इल्ज़ामात लगे, और कहा जाता है कि वो तो मीटर रीडर थे। तो ये सब क्या है सर? ये अदालतों से साबित नहीं हो पाते या इल्ज़ामात हैं इसी तरह के होते हैं? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। शर्जील मेमन के केस का मुझे नहीं पता, वाकई भी नहीं पता। अच्छा। मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था खुर्शीद शाह के केस को। नेब में जब ये इन्वेस्टिगेशन थी, उनके जो फ्रंट में है सेठ पहलाज मल को, उसके साथ साथ वहाँ पर जो एजाज जकरानी थे उनके केस को, और इस तरह के जितने भी सियासतदान थे नेब में, उनके जितने भी करप्शन के केसेस थे, उनको मैंने एक्सटेंसिवली कवर किया था, क्योंकि मैं पूरी सिंध को कवर करता हूँ। आपको पता है कि उस वक्त डीजी रैब कौन था सखर का? डीजी रैब सखर का कौन था जिसने खुर्शीद शाह समेत सबके केसेस ख़त्म किए, ख़राब किए? उसका नाम है जनाब फयाज़ कुरैशी साहब। जनाब फयाज़ कुरैशी साहब मेरे ही शहर 7 से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब फयाज़ कुरैशी साहब KPT के अफसर थे। गैर कानूनी तरीके से
गैर आइनी तरीके से नैब पे आए, डीजी बन गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि फयाज कुरैशी इलीगल है, इसको वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद वो 3-3 साल के 2 टेन्योर करके रिटायर हुए, और जिस दिन रिटायर हुए ना, उसके दूसरे दिन वो कहाँ गए? उसके दूसरे दिन वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बन चुके हैं। और उनका टारगेट यह है कि वसीम के रिटायर होने के बाद फयाज कुरैशी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन होगा। साबिक डीजी टैब सखर फयाज कुरैशी, ये मैं अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूँ। इससे फैसिलिटेट किया, खुर्शी साहब को फैसिलिटेट किया, फ्रंट बेंच को फैसिलिटेट किया, जो सखर रेंज के जितने भी अफसरान थे करब, उनको फैसिलिटेट किया, सारे आज़ाद हो गए, उनको क्लीन चिट दी, और आज वो सब मासूम शहरी हैं। तो नैब तो एक विफाकी इदारा है, तो वो किस तरह कर रहे थे? वो ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा था चेयरमैन नैब का? चेयरमैन नैब कौन था उस वक्त? जावेद इकबाल थे गालिबा। जावेद इकबाल साहब वही थे ना, जी, जी। जिनकी वो वीडियो वायरल हुई थी। उनकी ज़ाती ज़िंदगी उस पर हम नहीं, सवाल। ज़ाती ज़िंदगी नहीं थी, ज़ाती ज़िंदगी तब है जब वो अपने बेडरूम में करे। उन्होंने चेयरमैन नैब की टेबल पे ये हरकत की थी, वो उसकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं है। मैं अपने इस कमरे में जो भी करूँ, अपने फ्लैट में करूँ, वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन अगर वो मैं अपने जंग के ऑफिस में करूँगा तो वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी कैसे हो गई? और उसके बाद नैब तो एक बड़ा कंप्रोमाइज़, जो एक करप्ट और करप्शन को फैसिलिटेट करने वाला इदारा है। पॉलिटिकल मकासद के लिए मुशर्रफ के दौर में बना, बिल्कुल। आजकल उसके हाथ पैर तोड़े हुए हैं। बिल्कुल ख़त्म फिर है। ये एक्टिवेट हो जाएगा जब उनको पॉलिटिकल मकासद के लिए नैब चाहिए होगा। और ये खुर्शीद शाह साहब के ऊपर जो मीटर रीडर से यहाँ तक पहुँचने की बात है, ये सच है झूठ है? बिल्कुल मीटर रीडर था। अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में वो बहुत ही गरीब था। शिकारपुर से उनका ताल्लुक है, शिकारपुर के सखर से शिकारपुर से? शिकारपुर से सखर आए, सही। साथ साथ है, सही। वहाँ से आए। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा लिया, साइकिल भी नहीं थी उनके पास, आज वो अरबपति है। उससे ज़्यादा हो गए। नासिर शाह साहब भी हैं, वो भी खरबपति से ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि इनके वो बारे में बात की। 2007, 8, 9 धरती टीवी चैनल था, उसके मालिक थे सैयद नासिर शाह साहब। अच्छा। तो धरती टीवी वाले मुलाजमिन को वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, लाइट का बिजली का बिल वो नहीं दे सके थे। पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं थे उस वक्त? बिल्कुल थे, थे। पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके थे। सही। बेसिकली ये पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये चढ़ते सूरज के पुजारी है। ये पहले मुशर्रफ की टीम का हिस्सा थे, काफ लीग या कातल लीग या जो भी है उसमें थे। वो ये सखर के नाजिम थे, वहीं से उन्होंने पैसे कमाए। सखर के निजामत के बाद ये पीपल्स पार्टी में आए। उनकी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है। नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन शाह साहब वो सबसे गले मिलते हैं, काम किसी का भी नहीं करते हैं। और उसके हल्के के लोग उनको प्यार से मीठा मुनाफिक भी कहते हैं। तो काम किस तरह करते हैं? जिस तरह सिंध में बाकी काम होता है, किस तरह सर? सिस्टम के जरिए। कौन सा सिस्टम है? सबका सिस्टम है, जरदारी साहब का भी सिस्टम है और नासिर शाह साहब का भी सिस्टम है। अब सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे ये कि कराची में ज़मीनों पर कब्जे के इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगते हैं। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द काफ़ी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, जो बहरिया टाउन का आपने स्टोरी सुनाई। क्या वाकई ये महज इल्ज़ाम हैं या इसमें कोई हकीकत सच्चाई है? आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते रहें, आपके पास क्या इतलात इस है? पर कोई इल्ज़ाम नहीं दूंगा। बिलावल हाउस एक बंगला था, अब 26 बंगले कैसे हो गए बिलावल हाउस के? इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा ये कि मैं सहारा लूँगा सिर्फ वज़ीर आला मुआयना टीम, जिसको CMIT कहा जाएगा। उसमें हमें बताया गया है कि कराची शहर में एक सिस्टम है। सरकारी रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि जो बलूचिस्तान के सीनियर मिनिस्टर हैं, जिनका नाम अली हसन बिरोई है, जो अभी एहतियातन मीर अली हसन जहरी बन गए हैं, वो कराची के क्यामाड़ी और वेस्ट का सिस्टम चलाते हैं। ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। क्या सिस्टम चलाते हैं सर? ये क्या है सिस्टम? क्या है सिस्टम ये है कि मिसाल के तौर पे ज़िला, जिस तरह आप सेंट्रल डॉक्टर आसिम को दिया गया है, आपने अब तस्वीर भी देखी हुई है, बड़ी वायरल हुई, जिसमें डॉक्टर आसिम साहब बैठे हुए हैं, DC और SSP उसके सामने यूं करके बाद खड़े हुए हैं। डॉक्टर आसिम वही हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे कि वो उनके दहशतगर्दों का इलाज करते रहे? ये वही डॉक्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी करप्शन का इल्ज़ाम 450-500 पता नहीं कितने डॉक्टर हज़ार आसिम के ऊपर लगा? जी। तो ये सिस्टम क्या है? वो क्या करते हैं? ये आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। वो ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे पार्टी की आदत में मुझे आपको चुन लिया कि भाई आज से आप ज़िला मलीर चलाएंगे, तो ज़िला मलीर के SSP, ज़िला मलीर के DC और ज़िला मलीर के DHO, ख़ासतौर तो DC और SSP होता है, उनको बता दिया जाता है कि भाई ये हमारा नुमाइंदा है। और DC और SSP उसके ताबे होते हैं, जो पूरे कराची का सिस्टम चलाता है। कमिश्नर से लेकर जितनी भी लोकल गवर्नमेंट और जितनी भी इदारे हैं वो उसके ताबे होते हैं। वो अर्थ ऑफिशियल उस शहर, उस इलाके, उस टुकड़े का बादशाह नहीं, शहनशाह होता है। वो शहनशाह वालों पावर इस्तेमाल करता है, इंजॉय करता है। उसको आपका घर पसंद आ गया, वो आपका घर पुलिस की मदद से खाली कराएगा। आपकी ज़मीन पसंद आ गई, पुलिस की मदद से खाली हो जाएगी। आपकी ना कोर्ट सुनेगी, ना अदालत सुनेगी, आप पहुंच नहीं पाएंगे। उनके पास करोड़ों रुपए के वकील हैं, वो सब जगह अपनी मैनेजमेंट से काम चलाते हैं। उनको तो छोड़े ना, वो तो हुकूमत में है। मुझे बताया आज तक पे इलेक्ट्रिक के खिलाफ किसी कोर्ट ने फैसला दिया है? आप जाएँ, आपके घर में बिल आएगा, आप समझ रहे हैं कि ये जाली बिल है, ज़बरदस्ती का बिल मुझे ठुका गया है। कोई है अदालत जहाँ से कोई एक बताया? आप साफ़ ही है, मैंने भी साफ़त की है, कोर्ट रिपोर्टिंग की है। कोई एक इलेक्ट्रिक के खिलाफ कभी फैसला आया है अदालत का? क्यों नहीं आता? आप बताएं। ये मैं आपके इस बात से इत्तफाक करता हूँ। मेरे घर का बिल आया था जो आता था 4,000 5,000 रुपये, यकदम आया 30 से 40 हज़ार रुपये।
वही बिल जो 3-4 मैं गया वहाँ पे टोकन लिया, लाइनों में लगा, घंटों की ख्वारी करने के बाद अंदर गया। उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का निज़ाम है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी ख्वारी काटने के बाद उनके पास कोई दलील भी नहीं है और मैं जो लॉजिक पेश कर रहा हूँ उनके पास जवाब भी नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने किस्तें कर करके वो मुझसे पैसे लिए। ये आप हाई कोर्ट उनके खिलाफ चले जाएं, आप लोकल कोर्ट में चले जाएं, आप कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएं, आपको ज़्यादा परेशानी नसीब होगी। आपकी लाइट काट दी जाएगी, बिजली काट दी जाएगी, आपको तरह तरह से, मतलब इस मुल्क में माफिया का निज़ाम है। स्टेट की रेट नहीं है, हुकूमत की रेट नहीं है, के इलेक्ट्रिक माफिया है। आप PTCL के खिलाफ कोई फैसला निकाल के दिखाएं मुझे। PTCL अलग माफिया है, वो तो मोबाइल कंपनी की मेहरबानी है कि उस माफिया से हमारी जान छूटी। तो जिस तरह ये सोलर सिस्टम और ये निज़ाम आ रहा है, इस तरह अल्लाह करेगा एक दिन के इलेक्ट्रिक से भी जान छूट जाएगी, इसको से भी जान छूट जाएगी। पूरा पाकिस्तान इस सरकारी बिजली और सरकारी माफिया से आज़ादी हासिल करेगा। तो छोटे छोटे माफियाज हैं, जब तक आप माफिया और आप माफिया के खिलाफ लड़ नहीं सकते, ना आप हाई कोर्ट का वकील कर सकते हैं, नहीं आप ढंग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील कर सकते हैं। सही बात है। 90% से ज़्यादा वकील मिल जाते हैं उनसे। मैं आपकी जो बात समझ सका हूँ वो ये है कि कराची में जो पीपल्स पार्टी ने रहनुमा अपने ज़िले वाइज मुंतखब किए हैं, ज़िले के सदर बनाए हुए हैं, वो एक सिस्टम के तहत मनपसंद घरों पे मनपसंद ज़मीनों पर कब्जे करते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई अदालत उनका कुछ बिगाड़ सकती है, ना कोई रियासत उनके खिलाफ कुछ कर सकती है। अदालतों में तो जब वो मुतासर बंदा जाएगा ना, यहाँ से 4 गलियाँ छोड़ के एक साहब हैं, वो बहुत बड़ी ट्रैक्टर कंपनी के मालिक हैं, उन पे 4000 की डकैती का इल्ज़ाम लगाया था सांगड़ पुलिस ने, और वहाँ पर उनको रखा गया था, बहुत मारा गया था उनको, आखिर उनसे कारोबार छीना गया। ऐसी दर्जनों मिसाल है, एक नहीं दर्जनों। शुगर मिल पसंद आ गई, अपनी पार्टी का रहनुमा था, उसका भाई अगवा हो गया। मैं बच्चा नहीं शुगर मिल की बात कर रहा हूँ, अब वो जरदारी शुगर मिल है, ओमनी शुगर मिल है। शुगर मिल लार्ज शुगर मिल पसंद आ गई तो जो गुलाम मुस्तफ़ा शाह थे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का साथी, उसका पोता अगवा हो गया, और उस पोते का जो बाप था वो पीपल्स पार्टी ठट्टा का सदर था, मसूद मुस्तफ़ा शाह, उसका बेटा अगवा हो गया। और दीवान शुगर मिल भी थी कोई? दीवान शुगर मिल का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। 2 शुगर मिलें तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से ली गई, जिसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बगावत पे उतर आया। बिल्कुल। एक शुगर मिल बची है, उसका नाम है इसकी मुबीन जुमानी की, जो केयरटेकर मिनिस्टर भी बने थे लोकल गवर्नमेंट के, सही। उसके अच्छे ताल्लुकात थे फौजी वोजू के साथ, तब उसकी बचत हो गई, वरना वो शुगर मिल भी चली जाती। तो ये निज़ाम है कराची से लेकर कश्मीर तक, ये सिस्टम के तहत चलाई जा रही है। किसी की इज्जत जान माल महफूज ही नहीं है। आखिरी मेरा सवाल आपसे है कि आप इतनी बेबाक गुफ्तगू करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करने में, और पॉडकास्ट भी हमारी बहुत तवील हो गई है। इतनी बेबाक गुफ्तगू करते हैं और मिसालें भी आपके सामने, नसरुल्लाह गडानी आपके सामने, एक और सहाफ़ी का आपने नाम लिया, उमर रुबाब के वालिदैन की निशान इबरत उनको बना दिया, ये भी आपके सामने। डर नहीं लगता जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, माफियाज़ के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ, डर फील नहीं होता कि कहीं कुछ वही मुझे निशान इबरत में बना दिया जाए? मैं इंसान हूँ, सुपरमैन नहीं हूँ, डर लगता है? क्यों नहीं लगता? ये मेरी उसमें नेचर में शामिल है। मुझे खुशी भी होती है, बिल्कुल। मुझे बहादुरी की फीलिंग भी आती है, मुझे डर भी लगता है। इंसान के अंदर कुदरत ने रखा है। पास क्यों नहीं आते? कुछ लोग शहर के लोग विजालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी थे। असल बात यह है, मुझे साफ़ी बनने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। कोई सोसाइटी का नुमाइंदा मेरे पास नहीं है, ना खुदा के वास्ते तुम साफ बन जाओ, मैं खुद बना हूँ, और इन्वेस्टिगेशन की बीट मैंने खुद चुनी है। तो इतनी जो बेबाक गुफ्तगू करते हैं तो कहीं से धमकियाँ, कॉल वगैरह आती हैं? धमकी नहीं आती, फिर? क्योंकि वो समझते हैं कि ये हार्ड नट है, इसको तोड़ दिया जाए। जब हमारा टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा, हम भी शुदा की लिस्ट में आ जाएंगे। और इससे बड़ी सादत क्या होगी कि मैं हक और सच के रास्ते में, मेरी 57 ईयर्स एज है और मुझे मौत का खौफ नहीं है। सर, इसी बात पे मैं दुआ से इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह पाक आप जैसे साथियों को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके, बहुत मज़ा आ रहा है, मगर वक्त बहुत तवील हो चुका है। एक मरतबा फिर से शुक्रिया नवाज़िश आपके कीमती वक्त के लिए। बड़ी बात।